है। एंजेलिका ने व्यवसाय के नुकसान को रोकने की पूरी कोशिश की। बोगा अपनी बात पर रुके और एक पल के लिए इस पर विचार करते हुए बोले, नहीं, मुझे केवल मिस्टर मोरेटी पर भरोसा है। खैर, क्या मैं यहाँ एक पल के लिए रुक सकता हूँ? शायद वह अपने मामले निपटाने के बाद आ सकते हैं। कोई बात नहीं, एंजेलिका ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। बोगा सोफे पर जाकर बैठ गया। कभी कभी वह अपने बेड को सहलाता था, अन्य समय में वह खिड़की से बाहर देखता था। स्पष्ट रूप से काफी अधीर दिखता था। सेकंड मिनटों में बदल गए। जैसे ही बोगा का मन उलझन में था, अनिश्चित था कि उसे इंतजार करना जारी रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, उसने सुंदर महिला को सुखद आश्चर्य में चिल्लाते हुए सुना, शुभ दोपहर मिस्टर मोरेटी। क्लेन ने परिचित एंजेलिका को देखा और बस ये पूछने ही वाला था कि वह हमेशा वही क्यों होती है। क्या उसे आराम करने या किसी दिन छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी? हालांकि उन्होंने तुरंत इस बात पर विचार किया कि वह एक दृष्टा थे, इसलिए उनके लिए ऐसे प्रश्न पूछना उचित नहीं था। इसके बजाय उसे धोखेबाज के स्वर का उपयोग करना पड़ा और कुछ ऐसा कहना पड़ा, कितना अद्भुत है कि भाग्य हमें एक बार फिर मिलने के लिए मजबूर कर रहा है, मैडम एंजेलिका। ओह, क्या ऐसा लगेगा जैसे मैं उसे मार रहा हूँ? क्लेन का दिमाग घूम गया और अंततः उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शुभ दोपहर मैडम एंजेलिका। एक ग्राहक आपको भविष्य बताने के लिए काम पर रखना चाहता है। एंजेलिका ने बोगा की ओर इशारा किया, जो जल्दी से सोफे से उठ खड़ा हुआ था। किसी ने वास्तव में मेरे लिए अनुरोध किया। क्लेन ने सुखद आश्चर्य में अपनी आधी टोपी उतार दी और ऐसा करते समय उसने अपनी ग्लेबेला को 2 बार चुटकी बजाई। शुभ दोपहर सर। उसने उधर देखा, तभी उसकी आवाज अचानक रुक गई। अपनी आत्मा दृष्टि में उन्होंने अनुरोधकर्ता का जिगर धुंधला दिखाई दिया। इसका रंग लगभग काला था। यह उनके शरीर के बाकी हिस्सों को असंतुलित कर रहा था क्योंकि उनकी आभा कई स्थानों पर पतली थी। क्लेन ने अपने शब्दों पर विचार विमर्श किया और गंभीर भाव से कहा, सर, आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। बोगा मौके पर स्तब्ध खड़ा रह गया और उसने तुरंत आश्चर्य की सुखद झलक दिखाते हुए कहा, कितना आकर्षक। अन्ना मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। ... उसने जल्दी से क्लेन की ओर देखा। मिस्टर मोरेटी, मैं पहले ही एक डॉक्टर को दिखा चुका हूं और मुझे सर्जरी करानी पड़ सकती है। हालांकि मैं सर्जरी को लेकर डरा हुआ हूं। मैं परिणाम के बारे में भविष्यवाणी करना चाहता हूं। इस युग की सर्जरी वास्तव में खतरों से भरी है। हालांकि सम्राट रोसेले ने प्रोत्साहन दिया था, लेकिन इस युग में अभी भी अधिकांश आवश्यक तकनीक का अभाव है। क्लेन ने उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और थोड़ा सिर हिलाया। मेरी अटकल फीस 8 पेंस है। क्या ये ठीक है? 8 पेंस? बोगा आश्चर्य से बोला, आप केवल 8 पेंस ले रहे हैं? अन्ना के वर्णन के अनुसार और श्री मोरेटी ने जो प्रदर्शन अभी मुझे दिखाया था, मैं कम से कम 1 पाउंड का भुगतान करने को तैयार हूँ। क्या आपने बड़े वॉल्यूम वाले छोटे मार्जिन के बारे में नहीं सुना है? क्लेन एक पल के लिए शर्मिंदा हुआ। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद वह शांति से मुस्कुराए और उत्तर दिया, परमात्मा से रहस्योद्घाटन प्राप्त करने और भाग्य की झलक पाने की क्षमता का होना ही काफी है। इसलिए हमें अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए और अपने लालच को दबाना चाहिए। केवल ऐसा करने पर क्या हम अपने उपहारों से सम्मानित होते रह सकते हैं? आप सच्चे दृष्टा हैं। बोगा ने उसकी छाती पकड़ ली और झुक गया। उसका स्वर ईमानदारी से भरा हुआ था। बोगा की प्रशंसा और विश्वास पाकर क्लेन की आध्यात्मिकता शांत हो गई। जहां तक उनके सिद्धांतों के वर्णन की बात है, इससे उन्हें कुछ नई अंतर्दृष्टि भी मिली। मिस एंजेलिका, क्या पुखराज उपलब्ध है? वह अपने बगल वाली खूबसूरत महिला की ओर मुड़ा। एंजेलिका ने बोगा के लिए राहत की सांस ली और वह मीठी मुस्कान दी। हाँ। भविष्यवाणी कक्ष में प्रवेश करने के बाद क्लेन ने बोगा को दरवाजा बंद करने का निर्देश दिया। फिर वह मेज के पीछे बैठ गया और अपना माथा ठोक लिया। क्या हम भविष्य बताने के लिए टैरो कार्ड का उपयोग करें? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। स्पिरिट डाउजिंग केवल उनसे संबंधित मामलों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त था। जहां तक एस्ट्रोलॉग बनाने की बात है तो इसमें बहुत अधिक समय लगता था। मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। बोगा को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए क्लेन ने उन्हें इंटिस फॉर्मेशन में बिछाने से पहले देख को फेरने और काटने में मदद की। एक दृष्टा के रूप में अपनी विशिष्टता के कारण क्लेन ने अन्य पत्ते नहीं पलटे। इसके बजाय उसने सीधे उस कार्ड को पलट दिया जो अंतिम परिणाम का संकेत देता था। भाग्य का उल्टा पहिया, हालात बुरी तरह विकसित होंगे। उसने एक नजर डालते हुए गंभीरता से कहा। बोगा के चेहरे का रंग तुरंत उतर गया और उसके होंठ कांपने लगे। क्या ये निराशाजनक है? जैसा कि क्लेन ने समाधान के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की, उसने कहा, मुझे एक अलग भविष्यवाणी विधि आजमाने दो। कृपया अपनी अंगूठी पीछे छोड़ दें। इसके बाद कागज के इस टुकड़े पर अपनी जन्मतिथि लिखें। फिर कृपया चुपचाप बाहर प्रतीक्षा करें। उनके सौम्य और आरामदायक स्वर से प्रभावित होकर बोगा शांत हो गए और जानकारी लिखकर और अपनी अंगूठी पीछे छोड़कर निर्देशों का पालन किया। जैसे ही उसने बोगा को जाते देखा, क्लेन ने कागज के टुकड़े पर एक वाक्य लिखा। बोगा जोन्स की सर्जरी का परिणाम। उसने अंगूठी और कागज की पर्ची उठाए और स्वप्न भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग करने से पहले अपनी सीट पर वापस झुक गया। एक धुंधली और विकृत दुनिया में उसने धीरे धीरे खुद को पाया। केवल सज्जन को राख की अभिव्यक्ति के साथ गिरते हुए देखा। जब उसे भूकंप के ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकाला गया तो वह सफेद कपड़े से ढका हुआ था। इस बार क्लेन को कुछ भी अजीब नहीं मिला। उसे अब देखे जाने का एहसास नहीं हुआ, इसलिए वह जल्दी से जाग गया। उसने ये सोचकर अपनी भौहें सिकोड़ ली कि वह बोगा को परिणाम के बारे में कैसे सूचित करेगा। सर्जरी से मृत्यु हो सकती है। मैं आज सीखे गए पुनर्स्थापनात्मक कर्मकांडीय जादू को आजमा सकता हूँ, लेकिन इससे ब्यूडर्स का मामला उजागर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे पहले कैप्टन की मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। हाँ, और मैं इतनी गंभीर बीमारी का इलाज करने में सक्षम नहीं हो सकता। क्लेन अपने दिमाग पर जोर दे रहा था जब उसने अचानक कुछ सोचा। मिस्टर ग्लेशियस के फेफड़ों की बीमारी का इलाज एक औषधालय द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि दवा बेहद चमत्कारी थी। यह क्या था? सही है, लॉसन डाकवेट, ईस्ट बरो में 18 व्लाद स्ट्रीट। लॉसन का फोक हर्ब स्टोर। जैसे ही उसने पता याद करने की पूरी कोशिश की, क्लेन को विवरण तुरंत याद आ गया। उसने मेज के कोने पलटे और तुरंत निर्णय ले लिया। स्पिरिट डाउजिंग का उपयोग करके तुरंत यह निर्धारित करने के बाद कि यह एक अच्छा या बुरा विचार था, क्लेन दरवाजे से बाहर चला गया। जब उसने बोगा को हड़बड़ाहट में खड़ा देखा तो उसने उसे अपनी अंगूठी लौटा दी और मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए आशा मिली। वास्तव में? बोगा ने सुखद आश्चर्य से पूछा। जब तक वह बात करता रहा, क्लेन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया।
आपकी आशा व्लाद स्ट्रीट पर ईस्ट बरो में निहित है। यह एकल शब्द लॉसन से संबंधित है। अगर नहीं मिल सके तो सोमवार को दोपहर 4 बजे दोबारा यहीं आ जाना। अच्छा अच्छा, बोगा ने खुद को दोहराते हुए सिर हिलाया। उसने उत्साहपूर्वक अपना बटुआ निकाला और 5 पेंस और 3 पैसे निकाले। उसने एक सच्चे दृष्टा को भ्रष्ट करने के लिए युक्तियों का उपयोग किए बिना क्लेन ने जो कहा था उसके अनुसार किया था। पैसे मिलते ही क्लेन के होठों के कोने कांप गए, लेकिन वह शानदार ढंग से मुस्कुराया। मुझे आशा है कि आपको यथाशीघ्र आशा मिलेगी। बोगा के जाने के बाद उसने पिछली बार की तरह कमीशन सौंप दिया और एंजेलिका को टिप्स भी दिए, ऐसा दिखावा किया जैसे उसने सोली इकट्ठा किया हो। पूर्वी बरो, व्लाद स्ट्रीट। बोगा सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक चलता रहा, इसे 3 बार दोहराता रहा जब तक कि उसके जिगर में दर्द नहीं होने लगा। अंत में उन्होंने निर्धारित किया कि सड़क पर केवल एक ही जगह थी जिसका लॉसन से कोई लेना देना था। ये लॉसन का फोक हर्ब स्टोर था, जिसका नंबर 18 सड़क पर था। साहस जुटाकर वह अंदर गया और विभिन्न जड़ी बूटियों की गंध महसूस की। उसने देखा कि दुकान के मालिक के बाल काले लेकिन बहुत छोटे थे। उसका चेहरा गोल था और वह 30 या 40 के आसपास का लग रहा था। बॉस की औपचारिक पोशाक गांव के जादूगर जैसी थी। यह एक गहरा काला वस्त्र था जिस पर सभी प्रकार के अजीब प्रतीकों की कढ़ाई की गई थी। नमस्कार, क्या आपके पास ऐसी दवा है जो मेरी बीमारी का इलाज कर सकती है? बोगा ने विनम्रता से पूछा। बॉस ने अपना सिर उठाया और अपनी गहरी नीली आंखें बोगा पर घुमाई और मुस्कुराया। आपकी लीवर की बीमारी बहुत गंभीर है, लेकिन हर बात का आधार यह है कि आपके पास पैसा है या नहीं। क्या आपके पास दवा का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा है? वह बता सकता है। बोगा को अचानक बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि उसने उन्मादी ढंग से सिर हिलाया। आपकी दवा कितने की है? 10 पाउंड। ये बहुत उचित कीमत है। बॉस ने काउंटर के नीचे से जड़ी बूटियों का एक थैला निकाला और कहा, पर्याप्त पानी डालें और इसे औषधि में उबालें। इसे उबालने के बाद ताजा मुर्गे के खून की 10 बूंदें डालें, फिर इसे तुरंत पी लें। जड़ी बूटियों के इस थैले को पकाया जा सकता है 3 बार के बाद तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही वह बोला, उसने पीले भूरे रंग का कागज खोला और उसमें सभी प्रकार की अजीब जड़ी बूटियां फेंक दी। ये बेहद संदिग्ध लगता है। बोगा ने अपनी लार गटक ली और कहा, बस इतना ही। बॉस ने उसे घूरकर देखा और तुरंत मुस्कुरा दिया। क्या आप अभी भी कुछ और चाहते हैं? इस बैग के बारे में क्या? एक बार जब आप अपने जिगर की बीमारी से ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी पत्नी बहुत संतुष्ट होगी। वह हंसा और उसने जड़ी बूटियों का एक काले कागज वाला थैला निकाला और अपनी आवाज दबा दी। अंदर मम्मी पाउडर है। मेरा विश्वास करो, बहुत सारे अभिजात वर्ग इस चीज का सेवन करते हैं। वे इसे अपनी चाय में डालते हैं या सूप के रूप में उबालते हैं। बोगा का बॉस पर विश्वास इस हद तक डगमगा गया कि उसे घृणा महसूस होने लगी। मैं श्री मोरेटी पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना बटुआ निकाला और अपने सोने के पाउंड में से जो कुछ बचा था उसमें से 2 सबसे बड़े नोट निकाले। जड़ी बूटियों से भरे पीले भूरे रंग के पेपर बैग को पकड़कर बोगा लॉसन के फोक हर्ब स्टोर से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। एक ट्रैक वाली गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय उसे अचानक एक एहसास हुआ। उसने सामान का एक बैग खरीदने के लिए 10 पाउंड खर्च किए थे। यह उनके लिए लगभग 1 महीने का वेतन था। यदि अन्ना और जॉयस पर उसका भरोसा नहीं होता तो वह डिविनेशन क्लब में इतनी नकदी नहीं लाता। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर मोरेटी ने अपनी भविष्यवाणी के लिए केवल 8 पेंस स्वीकार किए? इसका लॉसन के फोक हर्ब स्टोर के मालिक के साथ मिलीभगत से कुछ लेना देना है ताकि अधिक कमाया जा सके। ये कागजों पर लिखा एक क्लासिक घोटाला था। जब बोगा ने ये संबंध बनाया तो उसे क्लेन पर थोड़ा संदेह भी होने लगा। यहाँ तक कि उसे जॉयस और अन्ना पर भी शक होने लगा। जब एक ट्रैक वाली गाड़ी उसके सामने रुकी तो उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद जड़ी बूटियों पर पड़ी। वापस लौटने में असमर्थ होने के कारण वह भारी मन से गाड़ी में दाखिल हुआ। लॉसन के फोक हर्ब स्टोर के अंदर जैसे ही बॉस ने बोगा को जाते हुए देखा, उसने अचानक अपना सिर घुमाया और दरवाजे पर चिल्लाया, जहां जड़ी बूटियों का ढेर था, शर्माइन, आज से जड़ी बूटियां खरीदना बंद करो। क्यों मास्टर? बिखरे बालों वाला एक सुंदर दिखने वाला युवक बाहर चला गया। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 16वां ग्राहक है जो मेरी प्रसिद्धि के कारण आया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे विश्वास है कि नाइट हॉक्स, मशीनरी, हाइव माइंड और मैंडेटेड पेनिशियस मुझ पर ध्यान देंगे। जब समय आएगा मैं करूंगा। दूसरे शहरों की ओर जाने पर विचार करने की जरूरत है। तो फिर क्या हमें इस स्टोर को पट्टे पर देने की जरूरत है? जब उसने चिंता के साथ पूछा तो शर्माइन ने समझ में सिर हिलाया। बॉस हंसा, यदि आप रहना चाहते हैं तो आप इस स्टोर के मालिक बन सकते हैं। आप पहले से ही जड़ी बूटियों की पहचान करने और दवा बनाने में सक्षम हैं। बेशक अपने मासिक मुनाफे का आधा हिस्सा मेरे गुमनाम बैकलैंड बैंक खाते में जमा करना याद रखें। लेकिन मैंने यह नहीं सीखा कि आप वास्तव में किस चीज में अच्छे हैं। शारमेन पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय तक किसी शहर में नहीं रहने के कारण परेशान था, लेकिन वह उन जादुई सूत्रों को सीखना छोड़ने को तैयार नहीं था जिनमें उसका गुरु अच्छा था। बॉस इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गया। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। बोगा की आंखों के सामने एक काला हरा बुदबुदाता हुआ तरल पदार्थ दिखाई देने लगा। उसमें से बदबूदार मोजों की गंध आ रही थी और उसका रंग जो किसी को उल्टी करने पर मजबूर कर देता था। उसे आज उसने जो कुछ भी किया था उसके बारे में उसे गहरा संदेह हुआ। जब मुर्गे का खून दवा में डाला गया तो बोगा के पिता ने चिंतित होकर अपने बेटे की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है। मुर्गे के खून की कुछ बूंदें गायब होने से पहले उबलते तरल के साथ उबली। बोगा ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये दवा बेकार है तो मैं सर्जरी पर विचार करूंगा। प्रभु आप पर नजर रखेंगे। बोगा के पिता ने अपनी छाती पर एक त्रिकोणीय पवित्र प्रतीक का इशारा किया। जब तक उबलता हुआ तरल पदार्थ ठंडा हो गया, बोगा का 10 पाउंड बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अपना सिर पीछे झटकते हुए उसने एक ही बार में दवा गटक ली। तीखी सुगंध जिसमें खून की हानिकारक गंध थी उसके मुंह में चारों ओर घूम गई क्योंकि उसने लगभग वह सब कुछ उगल दिया जो उसने अभी अभी पिया था। उस रात बोगा का पेट खराब हो गया। वह 6 बार बाथरूम गया और जब तक लाल चांद गायब नहीं हुआ वह बेचैनी से सो गया। एक अज्ञात समय बीत जाने के बाद वह जाग गया। उसने सपना देखा कि काम पर उसका बॉस उसे डांट रहा था। शुक्र है कि मैंने 3 दिन की वार्षिक छुट्टी ले ली। मुझे काम पर जाने के लिए जल्दी नहीं करनी पड़ती। बोगा ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि वह बहुत अधिक उत्साहित महसूस कर रहा है।
यह उस सुस्त स्थिति के बिल्कुल विपरीत था जिसमें वह पिछले कुछ हफ्तों से थे। बोगा ने अवचेतन रूप से हाथ बढ़ाया और उसके पेट के दाहिने हिस्से को दबाया। उन्होंने देखा कि वह क्षेत्र जो पहले हल्के दबाव में दर्द करता था, सामान्य महसूस हो रहा था। उसे केवल साधारण दबाव से ही दर्द महसूस हुआ। मुझे मत बताओ कि यह वास्तव में प्रभावी था। वह औषधालय स्पष्ट रूप से मुझे बेवकूफ बना रहा था। बिस्तर से बाहर निकलते ही बोगा आश्चर्यचकित और शंकित दोनों था। उसने खुद को फैलाया और महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य उसके पास लौट आया है। वह बहुत देर तक चुप रहा और बुदबुदाया, अतः के अनुसार मुझे अभी भी इसे 2 बार पीने की जरूरत है। एक बार जब मैं पीना समाप्त कर लूंगा तो मैं डॉक्टर से जांच कराने के लिए अस्पताल जाऊंगा। पूर्व अनुरोध पर क्लेन को एक ऐसी जगह मिली जहां कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। उन्होंने एक नक्काशीदार चाकू पकड़ा और अपनी आध्यात्मिकता का उत्सर्जन किया। उन्होंने चांदी की 2 सहायक वस्तुओं पर मंत्रों और प्रतीकों को गंभीरता से उकेरा। मंत्र विपत्ति से बचने के लिए एक अनुरोध था और हर्मीस में लिखा गया था। 2 रहस्यवाद प्रतीक एवरनाइट देवी के साथ साथ आपदा और डरावनी महारानी का भी प्रतीक है। इसके अलावा क्लेन ने पद संख्या भी जोड़ी जो देवी, सात और जादुई विशेषता से मेल खाती है। इसके अलावा आकर्षण और ताबीज को दोनों तरफ उकेरा जाना था और प्रत्येक पक्ष के प्रतीक, मंत्र और विशेषताएं उनके सटीक स्थान या विशेष प्रारूप रहस्यवाद के दायरे में थे, जो आम जनता के बीच फैलाए गए वे गलतियों से भरे हुए थे। उस समय क्लेन के दाहिनी ओर बहुत सारी क्षतिग्रस्त सामग्रियां थीं। बार बार अभ्यास के माध्यम से और उसके बाद ही उसने पुष्टि की कि उसके पास पर्याप्त अभ्यास है। क्या उसने बेंसन और मेलिसा के लिए ताबीज बनाना शुरू करने की हिम्मत की? जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया, उसकी आध्यात्मिकता नक्काशी वाले चाकू की नोक से बाहर आ गई। चांदी के सामान की सतह पर 7 नंबर दिखाई दिया। उसने एक सेसरी के दूसरी तरफ मंत्रों और प्रतीकों को तराशने का काम पहले ही पूरा कर लिया था। जो कुछ बचा था वह शेष भाग को खत्म करना था। अपना चाकू नीचे रखने के बाद उसकी सारी आध्यात्मिकता एक साथ बंद गई जब क्लेन को अचानक पूरे कमरे में एक अजीब, राजसी और भयानक ऊर्जा का उछाल महसूस हुआ। हंगामा तुरंत गायब हो गया क्योंकि एक सेसरी के दोनों किनारों पर मंत्र क्लेन की स्पिरिट विजन के साथ पूर्ण हो गए। इससे एक शांत अंधकार उत्सर्जित हुआ। उसने अपना नक्काशी वाला चाकू नीचे रखा और चांदी के सहायक उपकरण को धीरे से पॉलिश किया जो एक चक्र और एक ऊर्ध्वाधर टुकड़े से बना था। उसे हल्की सी स्पर्श सतह से ठंडक का एहसास हुआ। ये हो चुका है। उसने खुशी खुशी तैयार ताबीज और एक अन्य ताबीज जिसे उसने पहले ही तैयार कर लिया था अपनी जेब में रख लिया और उसे बेंसन और मेलिसा को देने का अवसर खोजने की योजना बना रहा था। बियॉन्डर्स द्वारा बनाए गए ताबीज में एक निश्चित स्तर की प्रभावशीलता थी। उन्होंने पहनने वाले को कुछ हद तक अनजाने में आपदाओं से बचने की अनुमति दी, लेकिन ये बहुत हास्यास्पद नहीं था। इसके अलावा उनकी आध्यात्मिकता धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब तक कोई उच्च स्तरीय अनुष्ठानिक जादू का उपयोग नहीं करता और प्रार्थना सेट नहीं बनाता, तब तक कोई व्यक्ति अधिकतम 1 वर्ष में उनका उपयोग कर सकता है। जहां तक उच्च स्तरीय अनुष्ठानिक जादू का सवाल है, वहां भयानक रूप से उच्च आध्यात्मिकता की आवश्यकता थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे क्लेन इस समय सहन कर सकता था। जब समय आएगा, मैं अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग एक और बनाने के लिए कर सकता हूँ, क्लेन ने सोचा और गंदी मेज को साफ करना शुरू करते हुए सिर हिलाया। फिलहाल उसने अपने लिए कोई ताबीज नहीं बनाया क्योंकि उस स्तर के ताबीज का उस पर सीमित प्रभाव था। इसलिए उनका लक्ष्य मंत्रों को अनुष्ठानिक जादू के साथ जोड़ने की कोशिश करने से पहले इसकी गहरी समझ हासिल करना था। इस तरह वह कुछ रक्षात्मक ताबीज बना सकता था जिन्हें विशेष रूप से ध्वनि के साथ सक्रिय किया जा सकता था। सब कुछ खत्म होने के बाद क्लेन कार्यालय से बाहर चला गया और क्षतिग्रस्त सामग्रियों को सौंपने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने कैप्टन डन को अपने काले विंडब्रेकर में आते देखा। जब वह मुस्कुराया तो डन की गहरी और भूरी आंखें उसकी ओर घूम गईं। क्लेन, होली कैथेड्रल ने इसे मंजूरी दे दी है। अब आप एक आधिकारिक सदस्य हैं। वास्तव में ये बहुत अच्छा है, क्लेन ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। डन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप इस सप्ताह के लिए 3 पाउंड का मेकअप वेतन प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम भुगतान चुकाए जाने तक आपको हर अगले सप्ताह 4.50 पाउंड मिलेंगे। वैसे क्या मैंने इसका उल्लेख किया है? नाइटहॉक्स का अनुष्ठान। प्रत्येक आधिकारिक नाइटहॉक को स्वतंत्र रूप से एक मिशन पूरा करना होता है। केवल ऐसा करने से ही आप अपने भागीदारों की मान्यता प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा दिखाए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि मैं इसके बजाय आपको एक सामान्य मिशन सौंप सकता हूं। जब ऐसा होता है तो मैं आपको औपचारिक रूप से टिंगन सिटी के सभी नाइटहॉक से परिचित कराऊंगा। क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ठीक है। 3 पाउंड और उसका 7 पाउंड का मुआवजा। नया सूट लेना अब कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी बहुत कुछ बचा होगा। खैर, कौन जानता है कि मेरा मिशन कब आएगा। क्लेन ने रविवार तक सेलेना के जन्मदिन के भोज के दिन तक इंतजार किया। ... अपना औपचारिक सूट पहनकर और अपनी आधी टोपी को साफ करने के लिए ब्रश और रूमाल का उपयोग करते हुए क्लेन ने संतुष्टि के साथ पहली मंजिल पर जाने से पहले खुद को दर्पण में देखा। उस समय मेलिसा बेंसन के कपड़ों का आकार ले रही थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? बेंसन ने अपनी बेत उठाई। उसे अपनी बहन की ओर देखने से थोड़ी कमी महसूस हुई। जब उन्होंने खुद का निरीक्षण किया तो उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है। वह पहले से ही काफी शालीन कपड़े पहने हुए था। मेलिसा ने उसे घूरना बंद कर दिया और गंभीर भाव से कहा, बेंसन, यह एक बहुत पुराना सूट है जो आपने पहना है। आज के जन्मदिन के भोज में बहुत सारी उत्कृष्ट महिलाएं और मैडमें भाग लेंगी। मेरा मानना है कि इसे पहनना एक तरह से उनका अनादर होगा। क्लेन मूलतः सवालों से भरा हुआ था। हालांकि जब उसने मेलिसा का जोर सुना तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। वह हंसते हुए आगे बढ़ा और कहा, बेंसन और मेरी बनावट एक जैसी है। वह मेरा दूसरा टक्सीडो पहन सकता है। उसने अपने भाई बहनों को नया सूट खरीदने के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने इसे ये कहकर समझाया कि कुछ वस्तुओं का निरीक्षण करते समय उनके कपड़े फट गए थे, इसलिए कंपनी ने उन्हें उदारतापूर्वक मुआवजा दिया। बेशक उन्होंने वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नत होने की बात छिपाई। वह उन्हें डराने से डरता था और आधे साल बाद ही उन्हें बताने की योजना बनाता था। इस तरह के स्पष्टीकरण ने बेंसन और मेलिसा को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। उन्हें लगा कि ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी एक त्रुटिहीन नियोक्ता थी। कोई जरूरत नहीं है ना? स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए बेंसन ने जवाब दिया, नहीं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लेन ने बेंसन के कंधों को सीढ़ियों से ऊपर धकेल दिया। मेरा टैक्सीडो कपड़े की रैक पर लटका हुआ है।
बेंसन को सीढ़ियों से स्तब्ध होकर ऊपर जाते देखने के बाद क्लेन पीछे मुड़ा और मेलिसा को देखकर मुस्कुराया। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि बेंसन सेलेना के जन्मदिन भोज द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग एक सुंदर नया रोमांस शुरू करने के लिए करेगा? वह हाल ही में काफी मात्रा में समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। वह जानता था कि अभिजात वर्ग और मध्यवर्गीय भोज आमतौर पर ब्लाइंड डेट के लिए आधार होते हैं। मेलिसा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बेंसन ने हमारी वजह से बहुत कुछ गंवाया है। बहन, तुम एक माँ की तरह क्यों हो? क्लेन ने मेलिसा की ओर देखा और अचानक गुस्से में हंसते हुए अपना सिर हिलाया। पहले का अनुक्रमणिका। अपनी बहन के चेहरे पर असमंजस की भावना देखकर क्लेन को अचानक लगा कि यह एक अच्छा अवसर है। उसने उसे आकार दिया और गंभीर भाव से कहा, मेलिसा, मुझे लगता है कि तुम आज के भोज के प्रति भी पर्याप्त सम्मान नहीं दिखा रही हो। क्या? मेलिसा हैरान नजर आ रही थी। क्लेन ने उसकी गर्दन की ओर इशारा किया। एक महिला के रूप में आपके पास एक हार की कमी है जो उस क्षेत्र को निखारता है। अपनी बहन के एक और शब्द कहने की प्रतीक्षा किए बिना वह मुस्कुराया और अपनी जेब से देवदूत पंखों से लिपटा एक चांदी का ताबीज निकाला। शुक्र है, मैंने आपके लिए एक तैयार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेलिसा पहले तो अचंभित रह गई, फिर उसने पूछा, कितना हुआ? बहन, आपकी चिंताएं वास्तव में बिल्कुल गलत हैं। क्लेन ने चुपचाप हंसते हुए समझाया, ये वास्तव में बहुत महंगा नहीं है। चूंकि यह अधूरी अवस्था में था, मैंने एक ऐसी वस्तु की नकल की जो मैंने पहले देखी थी और उस पर आशीर्वाद देने वाले मंत्र उकेरे और उन पर सुंदर पैटर्न। आपने उन्हें उकेरा? मेलिसा सचमुच विचलित थी। ये कैसा है? आप मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं? क्लेन ने अवसर का लाभ उठाते हुए ताबीज अपनी बहन को सौंप दिया। मेलिसा ने धीरे से अपने होंठ काटने से पहले इसका अध्ययन किया। मुझे आसपास के परिपन पसंद है। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा उकेरे गए मंत्र और प्रतीक कुरूप हैं तो बस ऐसा कहें। आपके शब्दों को छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ताबीज का मूल्य उसके प्रभाव में है। क्लेन के मुंह का कोना हिल गया। जैसे ही वह अपनी बहन से इसे स्वीकार करने का आग्रह करने वाला था, उसने देखा कि मेलिसा ने अपने चेहरे पर एक मजबूर अभिव्यक्ति के साथ हार पहन लिया। फिर उसने ध्यान से ताबीज की स्थिति को समायोजित किया। उत्तम। क्लेन ने उसकी सराहना की और उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की। मेलिसा ने उस पर एक नजर डाली और नीचे अपने ताबीज की ओर देखा। उसने उदासीनता से कहा, क्लेन, तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। ऐसा अभिनय। शायद यह मेरी अच्छी नौकरी के कारण है। अच्छी आय के साथ मैं और अधिक आश्वस्त हो गई हूँ। क्लेन ने अपनी बहन को रोका और पूर्वव्यापी स्पष्टीकरण दिया। भले ही मुझे मूल क्लेन की स्मृति के टुकड़े प्राप्त हुए जिससे मैं अधिकांश प्रमुख पहलुओं में स्वाभाविक दिखता हूँ, कुछ बारीक विवरण अभी भी मौजूद हैं। मैं अभी भी अपने वास्तविक व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का आदी हूँ, खासकर जब मैं बेंसन और मेलिसा के करीब और अधिक परिचित हो रहा हूँ। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। मेलिसा ने उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया और अपने होंठ थपथपाए। ये बहुत अच्छा है कि आप ऐसे हैं, सचमुच बहुत अच्छे। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत के बाद बेंसन अपने कपड़े बदलकर नीचे आ गया। उन्होंने ब्लैक वेस्टेड टक्सीडो के साथ सफेद शर्ट पहनी थी। उनकी काली बोटाई और लंबी सीधी पतलून की एक जोड़ी से ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा मेकओवर हो गया हो। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह एक सफल व्यवसाय बन गया हो। घटती हेयरलाइन के लिए भी यही बात। क्लेन मन ही मन मुस्कुराया। बहुत बढ़िया बेंसन, ये तुम पर बहुत अच्छा लगता है, उसने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए शानदार मुस्कान के साथ कहा। मेलिसा ने भी किनारे पर सहमति में सिर हिलाया। तथ्य बताते हैं कि मेरे कपड़े मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बेंसन ने आत्मा उपहासपूर्ण टिप्पणी दी। क्लेन ने बचे हुए ताबीज को निकालने का अवसर लिया और अपना स्पष्टीकरण दोहराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए भी एक बनाया है। बुरा नहीं, मैं इसे अपने साथ लाऊंगा। बेंसन ने इसे बिना किसी झंझट के स्वीकार कर लिया और चुटकी लेते हुए कहा, क्लेन, मुझे यह अजीब नहीं लगेगा, भले ही तुम्हें अचानक अपने बाल कैसे संवारने, कपड़े बनाने, घड़ियां ठीक करने और भुनगले बालों वाले बबून को खाना खिलाने का ज्ञान हो जाए। जीवन बहुत आश्चर्यों से भरा है, क्लेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इसके बाद भाई बहनों ने मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने से पहले खुद को साफ सुथरा कर लिया। वे एक ट्रैकलेस सार्वजनिक गाड़ी में सवार हुए और नॉर्थ बरो के फानिया स्ट्रीट पर पहुंचे जहां सेलेना का घर था। वुड परिवार भी एक छत वाले घर में रहता था, लेकिन क्लेन की जगह के विपरीत उनके पास एक बरामदा था। उनके सामने एक छोटा सा लॉन था जिससे ये बहुत सुंदर दिखता था। जब उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो क्लेन, बेंसन और मेलिसा को दिन की स्टार सेलेना वुड को देखने में सक्षम होने से पहले केवल 10 सेकंड तक इंतजार करना पड़ा। वाइन लाल बालों से ढके सिर के साथ लड़की ने मेलिसा को खुशी से गले लगाया। मुझे तुम्हारी यह पोशाक पसंद है, ये तुम्हें असाधारण रूप से सुंदर बनाती है। सेलेना वुड के पास उनके पिता श्री वुड खड़े थे, जो बैकलैंड बैंक की टिंगन शाखा के वरिष्ठ कर्मचारी थे। आपका स्वागत है हमारे सम्माननीय बड़े भाई, आपका स्वागत है हमारे युवा इतिहासकार। उन्होंने जानबूझकर बेंसन और क्लेन को बड़ा चढ़ाकर संबोधित किया। युवा इतिहासकार, वह मेरे पास विवेक होने का विवरण क्यों नहीं जोड़ता? क्लेन ने अपनी टोपी उतारते हुए जवाब दिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस्टर वुड, आप मुझसे कहीं अधिक उत्साही और युवा दिखते हैं कल्पना की। उनकी चापलूसी की शैली ने अनजाने में ही उन्हें फूडहॉलिक साम्राज्य की ओर झुका दिया था। बेंसन ने अपना हाथ बढ़ाया और वुड से हाथ मिलाया। मैं बहुत से बैंक कर्मचारियों को जानता हूं, लेकिन वे सभी समान रूप से अहंकारी और कठोर हैं, जैसे कि वे नवीनतम मशीन हो। उनमें से कोई भी आपके जितना सभ्य नहीं है। यदि आप मुझसे बैंक में मिलते तो शायद आप मेरे बारे में ऐसा नहीं कहते। वुड खुशी से हंसा। खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद सेलेना, जो एक नई पोशाक पहने हुए थी, अपने कदमों में उछाल के साथ भाई बहनों को अंदर ले गई। कभी कभी वह अपने सामान्य स्वर में उल्लेख करती थी कि एलिजाबेथ पहले से ही यहाँ है, और कभी कभी वह अपनी आवाज दबाते हुए कहती थी, मेलिसा, तुम्हारे भाई मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर हैं। अरे, मेरी सुनने की क्षमता अच्छी है, हालांकि आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। क्लेन ने असहाय होकर अपने आगे चल रही 2 16 वर्षीय लड़कियों को देखा। ये सही नहीं है, मैं अभी भी सुंदर माने जाने से काफी दूर हूँ। तसिक, मिस सेलेना, आपने बेंसन और मुझे कितना बदसूरत माना था। एक गंजा, उदास, मोटा आदमी जिसके चेहरे पर पीलापन और बेजान आंखें हैं। क्लेन ने अपने स्पिरिट विजन का लगन से अभ्यास करते हुए अपने ग्लेबेला पर चुटकी काटी। मिस सेलेना वुड स्वस्थ हैं, वह उत्साहित और बहुत खुश हैं। मिस्टर वुड के फेफड़े थोड़े समस्याग्रस्त हैं। ठीक है, मैं उसका पाइप देख रहा हूँ। क्लेन ने अच्छे मूड में होते हुए भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाई। एलिजाबेथ, मेलिसा यहाँ है।
उस समय सेलेना ने तेज स्वर में परिचय दिया। नीले रंग की झालरदार पोशाक पहने एक लड़की वहां से गुजरी। उसके प्राकृतिक रूप से घुंघराले भूरे बाल और मनमोहक बेबी फैट था। जब क्लेन ने उसे देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह लड़की को जानता था। उसने उसे भूमिगत बाजार में एक ताबीज चुनने में मदद की थी। एलिजाबेथ ने बेंसन और क्लेन की ओर देखने से पहले मेलिसा का अभिवादन किया। वह स्तब्ध रह गई और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, जैसे वह कुछ सोच रही हो। जल्द ही एलिजाबेथ मुस्कुराए और विनम्रता से उनका स्वागत किया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। क्लेन ने भी उसे न पहचानने का नाटक किया। वुड के नेतृत्व में वे लिविंग रूम में सोफे पर आए, जहां उनका परिचय क्रिस, सेलेना वुड के भाई और अन्य मेहमानों से कराया गया। जैसे ही क्लेन ने बेंसन को क्रिस और अन्य सॉलिसिटरों के साथ अपने पड़ोसी मिस्टर शॉर्ट के विषय पर खुशी से बातचीत करते देखा, वह ईर्ष्या महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरे पास समाजीकरण का ऐसा कौशल नहीं है। उसने कमरे के कोने में एक मेज से एक कॉकटेल उठाया और चुपचाप सुनता रहा। कभी कभी वो सिर हिलाता और मुस्कुराहट से गूंज उठता। सभी मेहमानों के आने और भोज आधिकारिक तौर पर शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगा। चूंकि बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, वुड परिवार की खाने की मेज पर सभी को जगह नहीं मिल सकी। इसलिए भोज बुफे तरीके से किया गया। नौकरानी ने स्टेक व्यंजन, भुना हुआ चिकन, तली हुई मछली, मसले हुए आलू आदि परोसे और उन्हें अलग अलग मेजों पर रख दिया। पुरुष नौकर मांस को तराशने के लिए जिम्मेदार थे, जिससे मेहमानों को वह लेने की अनुमति मिलती जो वे चाहते थे। जब क्लेन ने खूबसूरत एनिमल प्लेटें और चांदी की कटलरी देखी तो वह अपनी जीभ दबाने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने महसूस किया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में वुड्स बहुत फिजूल खर्ची कर रहे थे। चूंकि वे बहुत अमीर हैं, तो क्रिस को अपनी शादी की तैयारी के लिए इतने साल क्यों चाहिए? जब उसने सोचा कि उसकी बहन ने पहले क्या उल्लेख किया था, तो वह हैरान हो गया। हाँ, यह शायद इस कटलरी को खरीदने के लिए पैसे बचाने के लिए था, जिसे वहन करने में उन्हें कई साल लग गए होंगे। ऐसे परिवारों को उन्हें सम्मानजनक दिखना होगा। अपनी मिश्रित भावनाओं के बीच क्लेन ने एक प्लेट उठाई और डाइनिंग टेबल के सामने चला गया। उसने शहद से सना हुआ भुना हुआ मांस का एक टुकड़ा फोड़ा। उसी समय एलिजाबेथ अपने प्यारे बच्चे मोटे गालों के साथ वहां आए। जैसे ही उसने भोजन को देखा, वह फुसफुसाई, तो आप मेलिसा के भाई हैं। धन्यवाद। सेलेना को मेरे द्वारा दिया गया ताबीज बहुत पसंद है, उसने कहा कि जैसे ही उसने इसे पहना वह स्वस्थ महसूस करने लगी। सेलेना, ताबीज। क्लेन को अचानक अपने बगल वाली लड़की के लिए ताबीज चुनने का कारण याद आया। यह उस मित्र को देना था जिसे जन्मदिन के उपहार के रूप में रहस्यवाद पसंद था। वह दोस्त सेलेना थी। सेलेना को रहस्यवाद से जुड़ी चीजें पसंद आईं। क्लेन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। यह बस एक प्लेसबो प्रभाव के समान हो सकता है। इतना कहने के बाद वह सम्राट रोसेले की प्रशंसा करने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि एलिजाबेथ की प्रतिक्रिया भ्रम की थी। प्लेसिबो प्रभाव क्या है? इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। कभी कभी हम मानते हैं कि हम बेहतरी की ओर बढ़ेंगे और अंत में वास्तव में बेहतर बनेंगे, क्लेन ने बेरहमी से समझाया। नहीं, उसने कहा कि यह उन ताबीजों से अलग है जो उसने अतीत में खरीदे थे। यह अलग लगता है, एलिजाबेथ ने जोर दिया। उसने अपना सिर झुकाया और क्लेन पर एक नजर डाली और उत्सुकता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेलिसा का भाई रहस्यवाद का विशेषज्ञ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, इसलिए ऐसे मामलों का सामना करना आम बात है। क्लेन ने कुशलतापूर्व विषय को मोड़ते हुए पूछा, क्या आप भी टिंडन टेक्निकल स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, सेलेना और मैं मेलिसा के पूर्व सहपाठी थे। बाद में वह एक तकनीकी स्कूल में चली गई। मैं पास के एवोस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, एलिजाबेथ ने गंभीरता से समझाया। एक पब्लिक स्कूल की स्थापना और रखरखाव सरकार द्वारा नहीं किया गया था। इसके बजाय यह एक ऐसा स्कूल था जो जनता से छात्रों को स्वीकार करता था। यह अच्छे व्याकरण विद्यालयों का विकास था, जिसका लक्ष्य स्नातकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना था। स्कूल काफी महंगे थे और वे छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर विचार करते थे। ये सामान्य मध्यवर्गीय परिवारों की सीमा से भी बाहर हो सकता है। वह ज्यादा बात नहीं करती थी। अपना भोजन चुनने के बाद वह सेलेना के पास लौट आए। दिन के सितारे को जन्मदिन की बधाई देने के बाद भोज धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्लेन और बेंसन को टेक्सास होल्डम के एक खेल के लिए आमंत्रित किया गया था। छोटा पर्दा आधे पैसे का था और बड़ा पर्दा 1 पैसे का था। मेलिसा, एलिजाबेथ, सेलेना और उनके दोस्तों के लिए वे ऊपर गए। यह अज्ञात था कि वे चैट कर रहे थे या गेम खेल रहे थे। क्लेन की किस्मत बहुत खराब थी। उन्होंने लगभग 20 राउंड खेले, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा हाथ नहीं मिला। वह बस इतना कर सकता था कि वह मुड़े और दर्शक बने रहे। जब उसने अपने कार्डों के सिरों को फिर से पलटा तो उसे 2 दिल और 1 5 हुक्म मिले। क्या मैं एक बार झांसा देने की कोशिश करूं? क्लेन ने एक पल के लिए विचार किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने धोखा देने के लिए अटकल का उपयोग करने की इच्छा का भी विरोध किया। उसने अपने कार्ड ढंक दिए और मेज थपथपा दी, ये दर्शाते हुए कि वह कॉल नहीं कर रहा था। फिर वह उठा और बाथरूम की ओर जाने के लिए मेज से बाहर निकला। रोसेले भी जुनूनी बाध्यकारी विकार से पीड़ित व्यक्ति थी। वास्तव में उसे नाटक शैली का नाम टेक्सास रखने का एक अजीब कारण मिला। क्लेन ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। उस क्षण वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उनकी आध्यात्मिक अनुभूति ने उन्हें बताया कि ऊपर एक अजीब उतार चढ़ाव था। अजीब, टेढ़ा और स्पष्ट उतार चढ़ाव अल्पकालिक था। कुछ ही समय बाद क्लेन को यह भी संदेह हुआ कि वह मतिभ्रम कर रहा था। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति में कुशल नहीं माना जाता तो बहुत संभव है कि उन्होंने असामान्यता को नजरअंदाज कर दिया होता। क्लेन ने ऊपर अपनी बहन के बारे में सोचते हुए भौहें चढ़ा ली। जब वह बाथरूम के चारों ओर घूम रहा था और लकड़ी के घर की सीढ़ी पर लड़खड़ा रहा था, तो उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। बालकनी के बगल वाले लिविंग रूम में पहुंचने से पहले वह अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ निशानों का अनुसरण करते हुए तेजी से ऊपर चला गया। ऐसा ही होना चाहिए। क्लेन ने बुदबुदाते हुए अपना हाथ उठाया और अपने ग्लेबेला पर 2 बार थपथपाया। उसकी दृष्टि में प्रवेश करने से पहले आभा ने दीवारों और बड़े लकड़ी के दरवाजे को भेद दिया। अधिकांश रंग धुंधली रूपरेखा के साथ सामान्य थे। हालांकि उनमें से एक विशेष रूप से अपनी सतह पर एक भयावह गहरे हरे रंग के साथ लहरा रहा था, जो धीरे धीरे अंदर की ओर क्षत विक्षत हो गया था। जैसा मैंने सोचा था, कुछ ठीक नहीं था। क्लेन के चेहरे पर आमतौर पर कठोर भाव थे और उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी बाईं कलाई पर बंधी चांदी की चेन उतार दी। उसने अपने बाएं हाथ में चांदी की चेन पकड़ रखी थी, जिससे पुखराज उसके सामने लटक रहा था।
जब पुखराज ने झूलना बंद कर दिया तो उसने गोलाकार रोशनी का पता लगाया और अंदर से कहा, मेरे सामने वाले कमरे में अलौकिक के कारण खतरा है। आमतौर पर स्पिरिट डाउजन केवल उस चीज के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए उपयुक्त थी जो उससे या उसके आसपास के एक छोटे से क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित थी। इस प्रकार क्लेन ने मंत्र का वर्णन बहुत विशिष्ट तरीके से किया। खतरा उसे प्रभावित कर सकता था और कमरा उसके ठीक सामने था। ... मेरे सामने वाले कमरे में अलौकिकता के कारण खतरा है। मंत्र को 7 बार दोहराने के बाद क्लेन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने पुखराज को तेजी से दक्षिणावर्त गति में घूमते देखा। यह एक संकेत था कि कमरे के अंदर वास्तव में अलौकिक के कारण खतरा था और यह काफी खतरनाक था। सेलेना रहस्यवाद में रुचि रखती है। जब वह किसी प्रकार के अनुष्ठान में व्यस्त थी तो क्या कुछ बेहद गलत हो गया था? मुझे क्या करना चाहिए? क्लेन ने दरवाजा खटखटाने से पहले अपनी भौहों की मालिश की और अपनी कलाई के चारों ओर चेन लपेट ली। थम 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 उसने लयबद्ध तरीके से 3 बार दरवाजा खटखटाया और उसके चेहरे पर एक मिलनसार मुस्कान थी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। मेलिसा, जो अपनी नई पोशाक पहने हुए थी, क्लेन के सामने आई। क्लेन, क्या कुछ गड़बड़ है? लड़की को उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई यहाँ होगा, इसलिए वह क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित रह गई। क्लेन ने बिना किसी परेशानी के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब से मैंने आप लड़कियों को आनंद लेते हुए सुना, मैं उत्सुक हो गया। आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा करें। मेलिसा ने कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस करते हुए माफी में अपना सिर नीचे कर लिया। हम जादुई दर्पण भविष्यवाणी के साथ खेल रहे हैं। सेलेना बहुत कुछ जानती है और यह बहुत मजेदार है। जादुई दर्पण भविष्यवाणी। बहन, तुम लड़कियां चाली चाली चैलेंज 1 या ओजा बोर्ड 2 क्यों नहीं खेलती? क्लेन ने खिन्न और प्रसन्न दोनों महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। उसने मेलिसा के पीछे और लिविंग रूम में देखा। उन्होंने सेलेना को उसकी खिलखिलाती मुस्कान और गहरे डिंपल के साथ देखा। हालांकि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि में वाइन लाल बालों वाली लड़की, जो एक चांदी लेपित दर्पण पकड़े हुए थी, भयावह गहरे हरे रंगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। जैसे ही उसका दिमाग घुमा, क्लेन ने उसके शब्दों पर विचार किया और कहा, हे, मैं आपके खेल में बाधा नहीं डालूंगा। ठीक है। एलिजाबेथ कहाँ है? मैंने उससे फेसेक व्याकरण पर बातचीत की थी। उसने बताया कि वह मुझसे पूछना चाहती थी कुछ सवाल। एलिजाबेथ, मेलिसा ने अपने भाई का आकार बढ़ाया और अपनी बातों पर जोर देने के लिए विलक्षण स्वर में कहा, वह केवल 16 साल की है। अरे, अपनी कल्पना को जंगली मत बनने दो। क्लेन ने तुरंत समझाया, यह एक बहुत ही सामान्य शैक्षणिक चर्चा है। एलिजाबेथ को इतिहास और प्राचीन भाषाओं में बहुत रुचि है। मेलिसा ने कहने से पहले अपने भाई पर गहरी नजर डाली। वह अंदर है, मैं उसे सूचित कर दूंगी। ठीक है। क्लेन एक कदम पीछे हट गया और दरवाजे से दूर चला गया। अपनी बहन को पलटते देख उसने राहत की सांस ली। हालांकि यह सबसे अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी। वह आभारी था कि खतरे में पड़ा व्यक्ति मेलिसा नहीं था। हैरान एलिजाबेथ बाहर निकलने से पहले उसने केवल 10 सेकंड तक इंतजार किया। उसने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर मोरेटी, क्या बात है? मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे इतिहास और प्राचीन भाषाओं में दिलचस्पी है। उस पर क्लेन की कठोर और गंभीर अभिव्यक्ति से उसका वाक्य रुक गया। उसकी नसें कड़ी हो गई क्योंकि उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एलिजाबेथ को आंशिक रूप से दरवाजे के पीछे छिपने के संकेत के रूप में क्लेन ने तिरछे कुछ कदम उठाए। गोलमटोल बेबी फैट वाली लड़की अचानक गंभीर माहौल से प्रभावित थी, इसलिए उसने अनजाने में उसका अनुसरण किया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रहस्यवाद में रुचि रखता हूं। क्लेन रुका और पलटा और सीधे मुद्दे पर बोला। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि आप रहस्यवाद के विशेषज्ञ हैं। नहीं, मैं केवल एक उत्साही हूँ, लेकिन यह मुझे ये देखने से नहीं रोकता है कि आपका जादुई दर्पण भविष्यवाणी एक समस्या में बदल गई है। क्लेन ने भारी स्वर में कहा। एक समस्या? एलिजाबेथ ने लगभग अपनी आवाज ऊंची कर ली और उसने अपना मुंह रखने के लिए जल्दी से अपने हाथ उठाए। क्लेन ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, मुझे पता है कि अकेले शब्द आपके लिए मुझ पर विश्वास करना मुश्किल बना देंगे। कमरे में लौटे और जब सेलेना ध्यान नहीं दे रही हो तो दर्पण के सामने एक नजर डाले जिसे सेलेना ने आप सभी से छिपा दिया है। तुम्हें कैसे पता कि उसने शीशे के सामने का हिस्सा हमसे छुपाया था? एलिजाबेथ फूट फूट कर रोने लगी। नाइटहॉक से मिली जानकारी के अनुसार 90% से अधिक समय जादुई दर्पण भविष्यवाणी के मामले जिनमें बुराई शामिल होती है, ऐसी समानताएं साझा करते हैं। क्लेन मुस्कुराए और कहा, सामान्य ज्ञान। जब शंकित और भयभीत एलिजाबेथ कमरे में लौटी तो उसकी शांत मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा चिंतित दिख रहा था। भले ही हम सभी नॉर्थ बरो में हैं, फनिया स्ट्रीट से जॉटलैंड स्ट्रीट तक जाने के लिए सार्वजनिक गाड़ी से कम 15 मिनट का समय लगेगा। जब तक कैप्टन एक चक्कर लगाने के बाद आता है, तब तक स्थिति निराशाजनक स्थिति में बिगड़ चुकी होती। यदि केवल बेंसन और मेलिसा यहाँ नहीं होते, लेकिन मैं उन छुपे और अज्ञात अस्तित्वों से निपट नहीं सकता। क्या मेरे पास इसे रोकने का कोई साधन है? ठीक है, सेलेना एक रहस्यवाद उत्साही है। उसके कमरे में निश्चित रूप से शुद्ध औषध, आवश्यक तेलों, जड़ी बूटियों और अन्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। जिस तरह क्लेन समाधान के लिए अपना दिमाग लगा रहा था, एलिजाबेथ उसके साथ कुछ चर्चा करने का बहाना बनाकर सेलेना के बगल में बैठ गई। उसके सामने एक लड़की ने रेड वाइन का एक घूंट पिया और सभी की चिढ़ाने वाली नजरों के तहत शर्माने के बावजूद उसने पूछने का साहस जुटाया, जब मैं एक रोमांटिक और सुंदर सज्जन से मिलूंगी तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सेलेना ने हल्के से 2 बार खांसी और दर्पण की पीठ को रगड़ते हुए कहा, दर्पण दर्पण मुझे बताओ, योनिना के दिल में सज्जन व्यक्ति कब प्रकट होंगे? 3 बार दोहराने के बाद उसने शीशा उठाकर अपने सामने कर लिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए एलिजाबेथ ने अचानक अपना शरीर घुमाया और एक नजर देखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया। अपनी उम्मीदों के मुताबिक उसे लगा कि वह सेलेना का चेहरा और उसका आधा चेहरा देखेगी। हालांकि उसने केवल सेलेना को देखा। छोटे दर्पण में केवल सेलेना थी और यह सेलेना का पूरा शरीर था। दर्पण पूरी तरह से काला था। बीच में सेलेना ठंडी अभिव्यक्ति के साथ खड़ी थी। एलिजाबेथ पूरी तरह कांप उठी जब वह पीछे की ओर लपकी और सोफे के सामने झुक गई। वह क्षण भर के लिए सांस लेना भूल गई। वह अनायास ही कांप उठी और बिना कोई बहाना बताए तुरंत दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए उठ गई। उसने मुस्कुराते हुए सेलेना को देखने के लिए पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं की। योनिना के सज्जन दूसरे सप्ताह के रविवार को दिखाई देंगे, आधे साल बाद। हंसी के बीच एलिजाबेथ ने दरवाजा खोला और क्लेन को देखने के लिए कमरे से बाहर चली गई, जो टैक्सीडो और आधे में दीवार लैंप की छाया में खड़ा था। लंबा टोप, मिस्टर मोरेटी 2। वह अचंभित होकर हकलाने लगी।
क्लेन शांति से मुस्कुराया। अंदर लड़कियों और महिलाओं को परेशान मत करो। उनकी मुस्कुराहट से प्रभावित होकर एलिजाबेथ काफी हद तक शांत हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से दीवार पर लगे लैंप की ओर बढ़ी। मैंने इसे देखा। मैंने दर्पण के अंदर केवल सेलेना को देखा, एक शैतान जैसी सेलेना, वह कर्कश आवाज में फुसफुसाए। वास्तव में जब क्लेन ने गहरी आवाज में पूछा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या आप जानते हैं कि सेलेना का शयन कक्ष कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि उसकी रहस्यवाद की वस्तुएं कहाँ हैं? वहाँ रहस्यवाद की वस्तुएं भी वहाँ हैं। एलिजाबेथ ने तिरछे बने एक कमरे की ओर इशारा करने में संकोच नहीं किया। क्लेन ने अपनी छड़ी पकड़ी और लकड़ी का खुला दरवाजा खोलते हुए आगे बढ़ गया। स्ट्रीटलाइट्स और लाल चंद्रमा की रोशनी के तहत उसने एक वाल्व चालू किया और एक गैस लैंप जलाया। जब वह उस क्षेत्र में घूमा तो एक हल्की पीली रोशनी चमकी और उसे शुद्धौस की बोतलें, फूलों का रस, हर्बल पाउडर के डिब्बे, मोमबत्तियां और ताबीज मिले। इन वस्तुओं को मेजों पर रखा गया था या एक रैक के अंदर बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। उनके नाम स्टिकर लेबल पर दिए गए थे। वस्तुओं की पुष्टि करने के बाद क्लेन ने एलिजाबेथ से कहा जो उसके पीछे आई थी, क्या आप सेलेना को बचाना चाहते हैं? हाँ, एलिजाबेथ ने अचंभित होकर पूछने से पहले अवचेतन रूप से सिर हिलाया। क्या ये खतरनाक होगा? एक निश्चित राशि। आखिरकार मैं केवल एक रहस्यवाद उत्साही हूँ, क्लेन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। एक निश्चित मात्रा में खतरा। एलिजाबेथ ने कुछ सेकंड के लिए अपने होठों को कसकर भींच लिया और फिर बोली, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? क्लेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, घबराओ मत। अब तुम्हें बस लौटने का नाटक करना है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। सेलेना की तरफ लौटे। 5 मिनट बाद याद रखें, 5 मिनट बाद सेलेना को बताएं कि तुम्हें एक सुखद आश्चर्य है और उसे मेरे पास धीरे से खटखटाओ। एक लंबी दस्तक और उसके बाद 2 छोटी दस्तक। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। एलिजाबेथ ने गंभीरता से सिर हिलाने से पहले चुपचाप इस पर सोचा। ठीक है। उसे लिविंग रूम में लौटते देखकर क्लेन ने अपनी पॉकेट घड़ी पर नजर डाली। उसने सेलेना का शयन कक्ष बंद कर दिया और जल्दी से डेस्क साफ कर दी। फिर उसने जरूरत का सामान उठाया और एक कुर्सी पर रख दिया। उसके तुरंत बाद उसने हल्की सुगंध वाली 2 फीकी मोमबत्तियां उठाईं। उसने उन्हें डेस्क के ऊपरी बाएं और दाएं कोने पर रखा। वे क्रिम्सन की महिला और आपदा और डरावनी महारानी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक थे। क्लेन ने सेलेना को प्रभावित करने वाले रहस्यमय और अज्ञात अस्तित्व को दूर करने के लिए एवरनाइट देवी की शक्तियों को उधार लेने के लिए यहाँ एक अनुष्ठान आयोजित करने की योजना बनाई थी। चूंकि वह केवल अनुक्रम नौका था, वह जो कर्मकांडीय जादू जानता था वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। सफल होने के लिए उसे एलिजाबेथ की जरूरत थी कि वह सेलेना को वेदी के ठीक आसपास एक सीलिंग सर्कल में लुभाए। इसलिए उन्हें उन स्थितियों पर विचार करने की जरूरत थी जिनमें सेलेना नोटिस कर सकती थी और विरोध कर सकती थी। इन कारणों से क्लेन ने सस्पेंशन शैली के अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करने की योजना बनाई। एक कागज और पेंसिल का खेल जो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आयोजित या संतुलित पेंसिल का उपयोग करके खेला जाता है। इसके किनारे के चारों ओर अक्षरों, संख्याओं और अन्य संकेतों वाला एक बोर्ड जिसमें एक प्लेनचेट, मूवेबल पॉइंटर या उल्टा हुआ ग्लास चलता है। माना जाता है कि यह एक सेंस में लोगों के सवालों के जवाब में होता है। सस्पेंशन शैली अनुष्ठानिक जादू का तात्पर्य बियॉन्डर के निर्णय के अनुसार एक अनुष्ठान की समाप्ति से है। अनुष्ठान जारी रखने के लिए लौटने से पहले वे अन्य मामलों को पूरा कर सकते थे। ऐसा करने पर भी वांछित प्रभाव प्राप्त करना अभी भी संभव था। यह 1000 वर्षों के अनुष्ठानिक जादू विकास से उत्पन्न एक तकनीक थी। आखिरकार कई उच्च स्तरीय अनुष्ठानिक जादू के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। समापन से पहले की अवधि 1 घंटे से लेकर आधे दिन तक थी। यह सुनिश्चित करना कठिन था कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई उन्हें परेशान न करे या कोई दुर्घटना न हो। रक्त और आंसुओं के माध्यम से विभिन्न पूर्ववर्तियों से सबक प्राप्त करने के बाद प्रत्येक विफलता के माध्यम से प्रतिक्रिया प्राप्त करना, अनुष्ठानिक जादू को निलंबित करने में सक्षम होना उच्च स्तर पर मुख्यधारा बन गया, जबकि इसने अप्रत्यक्ष रूप से निचले स्तर के अनुष्ठानों को भी प्रभावित किया। हालांकि किसी अनुष्ठान को निलंबित करने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि अनुष्ठान को किसी भी समय निलंबित किया जा सकता है। व्यक्ति को रहस्यवाद सिद्धांत का पालन करना होगा और संबंधित तकनीक को समझना होगा। यदि नहीं तो अनुष्ठान की विफलता अपरिहार्य थी। इसका परिणाम भयावह प्रतिक्रिया प्रभाव भी हो सकता है। क्लेन की समझ के आधार पर एक बार किसी ने एक विशेष दिव्यता का ध्यान आकर्षित किया और दिव्यता अनुरोध की सामग्री का इंतजार कर रही थी, अचानक कहने के लिए, रुको, मुझे बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है। किसी को केवल बधाई दी जा सकती है क्योंकि वे हो सकते हैं फिर कभी बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, क्लेन ने खुद को संभालते हुए राहत की सांस ली। भले ही उन्होंने कई भाग्यवृद्धि अनुष्ठान किए थे और यहाँ तक कि एक संबंधित अनुष्ठान भी डिजाइन किया था जिसमें जस्टिस और द हैंडमैन का प्रयास किया गया था, यह उनका पहला वास्तविक अनुष्ठानिक जादू था जो नियमों का पालन करता था। बिस्तर के किनारे चांदी जड़ित छड़ी को देखने के बाद क्लेन ने तीसरी मोमबत्ती उठाई और खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे डेस्क के बीच में रख दिया। उन्होंने तीसरी मोमबत्ती के सामने चांदी का कटोरा रखा जिसे सेलेना ने अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया था और कुल्हाड़ी के स्थान पर एक पवित्र प्रतीक रखा। बाईं ओर चंद्रमा के फूल, स्लंबर फूल और अन्य पौधों की शुद्धौस और आवश्यक तेल थे। दाहिनी ओर उसने नमक की एक प्लेट, एक छोटा चांदी का खंजर, नकली बकरी की खाल का एक टुकड़ा और स्याही में डूबा हुआ एक कलम रखा। सौभाग्य से सेलेना के पास पूरी सूची थी, अन्यथा उसके पास तैयारी पूरी करने का कोई रास्ता नहीं होता। जहां तक मध्यम तेज अनुष्ठानों की बात है जो ओर्नील कर सकता था, वे कुछ ऐसे नहीं थे जो एक दृष्टा कर सकता था। ऐसा लगता है कि सेलेना काफी अनुभवी रहस्यवाद उत्साही थी। हाँ, अगर वह अनुभवी नहीं होती तो ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ती। वह केवल 16 साल की थी और कम से कम 1 साल तक ये सब झेलती रही थी। किसने उसका मार्गदर्शन किया था? जैसे ही उसने बिस्तर से सेलेना का कप उठाया, उसके दिमाग में विचार कौंध गए। उसने उसमें सादा पानी डाला और मोटे नमक के पास रख दिया। उसने अपनी जेब घड़ी निकाली और उसे खोल दिया। उस पर एक नजर डालने के बाद उन्होंने और देर नहीं की। उन्होंने अपने मन में गोलाकार प्रकाश की परतों का पता लगाया और तुरंत ध्यान में प्रवेश कर गए। वह कमरा जो फूलों की खुशबू से भरा हुआ था, अचानक एक निराकार बवंडर का शिकार हो गया। क्लेन ने अपनी पॉकेट घड़ी हटा दी और उसकी आंखें अचानक भूरी से काली हो गईं, जैसे कि वह किसी की आत्मा के माध्यम से देख सकता हो। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और उसे ऊपरी दाएं कोने पर मोमबत्ती के सामने रख दिया। उन्होंने मन ही मन जप किया, सदा देवी, आप क्रिम्सन की महिला हैं। जैसे ही क्लेन ने मंत्रोच्चार किया, उसने अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाया और मोमबत्ती की बाती को रगड़ा।
कुछ क्षणों के बाद मोमबत्ती अचानक जल उठी और मंद पीली रोशनी के अंदर एक शांत नीलापन था। सदाबहार देवी, आप आपदा और आतंक की महारानी हैं। ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था, क्लेन ने ऊपरी बाएं कोने पर दूसरी मोमबत्ती को सफलतापूर्वक जला दिया। मैं तुम्हारा वफादार रक्षक हूँ, वह ढाल जो अंधेरी रात में खतरे से बचाता है, और वह लंबा भला जो सन्नाटे में बुराई पर वार करता है। वाह, तीसरी मोमबत्ती जो क्लेन का प्रतीक थी, जलने लगी। लौ शांत थी। उसने छोटा चांदी का चाकू उठाया और ओल्ड नील की हरकतों की नकल की। शुद्धिकरण को पूरा करने के लिए उन्होंने मंत्रोक्त मोटे नमक और सादे पानी का उपयोग किया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिकता जो उसने एकत्र की थी, उसे चांदी के खंजर की नोक से उगल दिया और स्वाभाविक रूप से उन्हें एक में मिला दिया। हाथ में चांदी का चाकू लेकर क्लेन शयनकक्ष के चारों ओर चला गया। जब वह बिस्तर पर आया तो घुटने टेककर और एक निराकार बाधा के साथ क्षेत्र को सील कर दिया। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लैंप की रोशनी अचानक गायब हो गई, लेकिन लाल रोशनी अभी भी चुपचाप चमक रही थी। क्लेन अध्ययन डेस्क पर लौटा और कलम उठाया। आध्यात्मिकता और स्याही से उन्होंने आपदा को दूर करने के लिए मंत्र और प्रतीक बनाए। जब वह सब खत्म हो गया तो उसने जो चीजें उसके हाथ में थी उन्हें नीचे रख दिया। फिर उसने तीनों मोमबत्तियों में से प्रत्येक पर शुद्ध उस फूलों का सार और आवश्यक तेल की एक बूंद डाली। चटकना, कमरे में हल्का सा कोहरा भर गया जिसमें अचानक रहस्य का एक अतिरिक्त संकेत आ गया। इसके बाद उन्होंने सुगंधों के मिश्रण से एक कदम पीछे हटने से पहले कुछ प्रकार की जड़ी बूटियों को जलाया और निलंबन अनुष्ठान जादू में संबंधित मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। सितारों से भी महान और अनंतकाल से भी अधिक शाश्वत सदाबहार देवी, मैं आपकी प्रेमपूर्ण कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने एक समर्पित आस्तिक पर अपनी प्रेमपूर्ण कृपा दिखाएं। मैं क्रिम्सन की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपदा और डरावनी शक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने धर्मनिष्ठ आस्तिक सेलेना वुड को बुराई के भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे और खतरे से सुरक्षित रहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस अभागी लड़की के लिए एक क्षण इंतजार करेंगे। ... चंद्रमा का फूल, एक जड़ी बूटी जो लाल चंद्रमा से संबंधित है, कृपया मेरे मंत्र के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करें। नींद का फूल, एक जड़ी बूटी जो लाल चंद्रमा से संबंधित है, कृपया मेरे मंत्र के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करें। मंत्र का पाठ करते हुए क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे अपने दिल में 7 बार दोहराया। उसने देखा कि वेदी पर कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने फिर से चांदी का खंजर उठाया और कुछ कदम पीछे सेलेना के शयनकक्ष के दरवाजे की ओर चला गया। उसने अपनी छाती को 4 स्थानों पर थपथपाया जिससे लाल चंद्रमा की आकृति बन गई। फिर वह घूमा और अपनी आध्यात्मिकता को एक बार फिर से उठाया और निराकार दीवार में एक दरवाजे का आकार खोल दिया। वह जानता था कि अगर उसने उसी क्षण दरवाजा खोला तो इससे वेदी की शांति और पवित्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने अपनी चांदी की बेलपत्ती वाली जेब घड़ी निकाली जिसमें एक जटिल पैटर्न था और उसने समय की जांच की प्रक्रिया जो कुछ ही क्षणों में होनी थी। ... दूसरी मंजिल के लिविंग रूम में एलिजाबेथ का शरीर कांप रहा था जब वह दीवार घड़ी देखने के लिए बीच बीच में अपना सिर उठाती थी। वह 2 गैस लैंप की रोशनी में चुपचाप गिन रही थी। लगभग समय हो गया है। ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह धीरे से बोली, उसने लंबे वाइन लाल बालों वाली जीवंत लड़की की ओर देखा। उसके डिंपल गहरे थे, उसकी मुस्कान चमकदार थी और वह अपने आसपास के सभी दोस्तों के साथ अच्छी तरह गपशप करती थी। लेकिन जितना अधिक सब कुछ सामान्य दिख रहा था, एलिजाबेथ उतना ही अधिक भयभीत महसूस कर रही थी। दर्पण में सेलेना की ठंडक और भयावहता उसके दिमाग में घर कर गई थी और वह छवि को मिटा नहीं सकी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अब कार्रवाई करनी होगी। एलिजाबेथ अचानक उठ खड़ी हुई। सबकी चौंकी हुई निगाहों के सामने वह मुस्कुराए और हकलाते हुए बोली, सेलेना, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। थोड़ी देर के लिए मेरे पीछे आओ। सच में, क्या तुमने मुझे पहले ही जन्मदिन का उपहार नहीं दिया? सेलेना ने दर्पण को दूसरी ओर घुमाया और आश्चर्य से खड़ी हो गई। आश्चर्य का कोई संकेत नहीं होगा। एलिजाबेथ को लगता था कि उनमें अभिनय की कोई प्रतिभा ही नहीं है। बिना कुछ और कहे वह सबसे पहले शयनकक्ष के दरवाजे की ओर चली। सेलेना भ्रमित मुस्कान के साथ पीछे चली गई। मेलिसा ने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों को जाते हुए देखा और अनजाने में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एलिजाबेथ आज बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। क्लेन से मिलने के बाद उसने और भी अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह अचानक बाहर भागी और कहा कि उसे बाथरूम का उपयोग करने की जरूरत है, लेकिन वह इतनी चिंतित क्यों दिख रही थी? सेलेना के शयनकक्ष का प्रवेश द्वार। एलिजाबेथ ने गहरी सांस ली और सामने वाली लड़की से कहा, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। एलिजाबेथ, तुम बहुत घबराई हुई और डरी हुई लग रही हो। क्यों? सेलेना अपने अच्छे दोस्त को देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उत्साह, हाँ उत्साह। एलिजाबेथ ने सेलेना के हाथ में लगे शीशे पर एक नजर डाली और उसने अपना आधा शरीर घुमाकर दरवाजा खटखटाने के लिए एक लंबी दस्तक दी और उसके बाद लगातार 2 छोटी दस्तक दी। तुम दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? सेलेना और भी चकित हो गई। चरमराहट। उसके शयनकक्ष का दरवाजा खुला। अपना काला टक्सीडो और हाफ टॉप टोपी पहने क्लेन 2 लड़कियों के सामने आया। सुखद आश्चर्य, ये सुखद आश्चर्य है। सेलेना का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि वह उलझन में थी। उसी क्षण क्लेन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। जब एलिजाबेथ जमीन पर टिकी हुई खड़ी थी तो उसने उसे कमरे में खींच लिया। इसके साथ ही क्लेन का चांदी का खंजर उसकी आध्यात्मिकता को प्रकट करते हुए आगे बढ़ा, जिसने दरवाजे के आकार के मार्ग को तुरंत ठीक कर दिया। अदृश्य आध्यात्मिकता की दीवार ने कमरे को बंद कर दिया, जिससे सेलेना की चीखें अंदर बंद हो गईं। टकराना। क्लेन ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और सेलेना की ओर देखे बिना वह डेस्क की ओर भागा। शराब जैसे लाल बालों वाली लड़की ने जब ऊपर देखा और कमरे का निरीक्षण किया तो उसने चीखना बंद कर दिया। उसकी निगाहें तेजी से ठंडी हो गई क्योंकि उसकी त्वचा पीलेपन के साथ धब्बेदार हो गई थी। उसकी अंगुलियों में तेजी से नुकीले नाखून बढ़ने लगे। और इस समय क्लेन पहले ही अपनी कोगिटेशन अवस्था में लौट आया था। उन्होंने प्रत्येक मोमबत्ती पर चंद्रमा के फूल और आवश्यक तेल की एक बूंद डाली और जोर से चिल्लाया, क्रिम्सन की सर्वोच्च महिला, आपदा और डरावनी महान महारानी, मैं आपसे अपनी प्रेमपूर्ण कृपा प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। खोए हुए मेमने, सेलेना वुड पर अपनी प्रेमपूर्ण कृपा दिखाओ। जब करते समय उसने नकली बकरी की खाल उठाए और उसे अनुरोधकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली मोमबत्ती पर रख दिया। वाह, उसने महसूस किया कि उसके पीछे एक ठंडी हवा चल रही है और एक अपार ऊर्जा उसके शरीर पर हमला कर रही है। बकरी की खाल को आग लगा दी गई और क्लेन ने उसे चांदी के कटोरे में फेंक दिया।
फिर वह घातक हमले से बचने के लिए अपनी तैयारी के अनुसार नीचे की ओर झुक गया। वाह वाह वाह, हवा भयंकर रूप से गरज रही थी और क्लेन को अपनी आध्यात्मिकता का अनियंत्रित प्रवाह धाराओं की तरह बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने छोटे चांदी के कटोरे में बकरी की खाल को शांत अंधेरे में जलते हुए देखा और उसने अपने पीछे भारी वस्तुओं को जमीन पर गिरते हुए सुना। बम, टकराना, दोनों ध्वनियां एक के बाद एक आती रहीं और बीच में लगभग कोई विराम नहीं हुआ। गहरे हरे रंग की गैसों के कण चांदी के कटोरे में गिर गए और मायावी अंधेरे में गायब हो गए। क्लेन एक तरफ लुढ़क गया और उठ गया। उसने अपनी बगल के पिस्तौलदान से अपनी रिवॉल्वर निकाली, तथापि उसने देखा कि मनमोहक लाल बालों वाली लड़की सेलेना जमीन पर गिर गई थी और चांदी से लेपित दर्पण कालीन पर अनगिनत टूटे हुए टुकड़ों में बिखर गया था। वे टूटे हुए टुकड़े सेलेना को प्रतिबिंबित नहीं करते थे, लेकिन छत और क्लेन के छायाचित्र को दर्शाते थे। फिर स्पिरिट विजन के माध्यम से जो उसने सक्रिय छोड़ दिया था, क्लेन ने देखा कि सेलेना की आभा में दुष्ट गहरा हरा रंग पूरी तरह से गायब हो गया था। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन वह और अधिक कमजोर लग रही थी। उफ़, वह अभी आराम कर ही रहा था कि उसे अपने ग्लबेला और सिर में तेज धड़कते हुए दर्द महसूस हुआ। तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसे फर्श पर लौटने को मजबूर कर दिया। क्लेन ने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ ली और उसके हाथों के पीछे की नसें फट गईं और काली हो गईं। वे चलते फिरते कीड़ों की तरह दिखते थे। इसके साथ ही उसने मूक चीखे और फुसफुसाहटें सुनी जो उसके दिमाग को चीर रही थीं। इस कठिन परीक्षा से बचने में उसे लगभग 20 सेकंड लगे। उसका माथा और बनियान ठंडे पसीने से भीग गया था। मैंने जो अनुष्ठानिक जादू इस्तेमाल किया उसने मेरी सारी आध्यात्मिकता को सोख लिया और मेरी ब्योडर शक्तियों पर लगभग नियंत्रण खो दिया। क्लेन ने स्थिति का मोटा अनुमान लगाया। इससे उसे ये भी पता चला कि उसने औषधि में बची हुई ऊर्जा का काफी हिस्सा पचा लिया है। उनकी गणना के आधार पर यदि औषधि सेवन के समय उनके पास ताकत होती तो उनका मानना था कि इस अग्नि परीक्षा से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह सीधे राक्षस बन सकता था। आखिरकार अभिनय काफी प्रभावी है। क्लेन ने अपने ग्लबेला को थपथपाया और अपना पसीना पोंछा। वह वेदी की ओर मुड़ा, अपनी छाती को 4 बार थपथपाया और जोर से कहा, महिला की स्तुति करो। इसके बाद उसने मोमबत्तियां बुझा दी और जल्दी से वेदी को साफ कर दिया। अंत में उसने सामान वापस डेस्क में रख दिया और आध्यात्मिकता की दीवार की सील को हटाने के लिए अपने चांदी के खंजर का इस्तेमाल किया। वाह, थमने से पहले हवा की आवाज गूंज उठी। क्लेन ने राहत की लंबी सांस ली और उसे लंबे समय तक डर का एहसास हुआ। अगर मैं पहले से इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा होता और सफलतापूर्वक अनुष्ठान पूरा नहीं किया होता तो चीजें परेशानी भरी हो जाती। इसके अलावा मैं अभी भी नहीं जानता कि मेरा प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन कौन है। शुक्र है, हाँ शुक्र है, कमरा कालीन बिछा हुआ था, इसलिए लुढ़कते समय मैंने अपने कब्जों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपना सिर हिलाया और सेलेना के शयनकक्ष का लकड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। ये कैसा था? एलिजाबेथ 2 कदम पीछे हटी और घबराकर पूछा। क्लेन ने उसकी भयभीत अभिव्यक्ति को देखा और गर्म मुस्कान के साथ कहने से पहले अपनी आधी टोपी उतार दी। मैंने पहले ही उसकी जादुई दर्पण भविष्यवाणी की गलती को सुधार लिया है। अब इसका समाधान हो गया है। क्या सचमुच इसका समाधान हो गया है? एलिजाबेथ ने अविश्वास से पूछा। क्लेन मुस्कुराया और लापरवाही से सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत कठिन नहीं था। वह आखिरी हिस्सा झूठ था, उसने अंदर ही अंदर जोड़ा। शायद ये तथ्य था कि क्लेन इस पूरे समय शांत और संयमित था, या शायद वह उसकी आशा की एकमात्र किरण थी। किसी भी तरह एलिजाबेथ को अब उस पर कोई संदेह नहीं रहा। उसने अपनी छाती थपथपाई और राहत की सांस ली। धन्यवाद, आप सचमुच एक भरोसेमंद सज्जन व्यक्ति हैं। मैं अभी बहुत डरा हुआ था। सेलेना कैसी है? क्या वह अब ठीक है? वह अगले कुछ मिनटों तक बेहोश रह सकती है, लेकिन वह अब पूरी तरह से ठीक है। ओह, 2 से 3 दिनों की कमजोरी की उम्मीद है। क्लेन के चेहरे पर अचानक एक कठोर भाव आया और उसने पूछा, उसे रहस्यवाद किसने सिखाया? क्या उसने उसे बुनियादी वर्जनाओं के बारे में नहीं बताया? एलिजाबेथ उस छात्र की तरह थोड़ा और सीधी हो गई, जिसे अभी उसके शिक्षक ने डांटा था। उसने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा। सेलेना ने एक बार उल्लेख किया था कि उसका शिक्षक हनास विंसेंट है। वह 1 साल पहले हॉफ स्ट्रीट पर डिविनेशन क्लब में उससे मिली थी। हनास विंसेंट, सही तौर पर वह जादुई दर्पण भविष्यवाणी के बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं सिखाता था, लेकिन वह गुप्त रूप से अंधेरे भविष्यवाणी सिखा रहा था। अगर मैं इसके बारे में पहले पता था तो मैंने कैप्टन को इसकी सूचना दी होती और पहले ही उस पर छापा मार दिया होता। क्लेन को कुछ अफसोस हुआ और उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या वह भी वही था जिसने सेलेना को जादुई दर्पण भविष्यवाणी सिखाई थी? डर की भावना के साथ, क्योंकि इस मामले ने उसकी बहन मेलिसा को लगभग प्रभावित कर दिया था। एलिजाबेथ ने सावधानी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सेलेना ने कुछ बार जादू के दर्पण से भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ओह, आज उसने मुझे बताया कि उसने अपने शिक्षक के छिपे हुए मंत्रों को देख लिया है और कोई समस्या नहीं होगी। वह मूल रूप से मौत को लुभाने में विशेषज्ञ थी। क्लेन ने अपने सिरदर्द को कम करने के लिए अपने मंदिरों की मालिश की। क्या आपको अभी भी याद है उसने जो जादू मंत्र पढ़ा? ठीक है, हालांकि हनास विंसेंट ने स्वेच्छा से सेलेना को खतरनाक ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह एक रहस्यमय अज्ञात इकाई को निमंत्रण देने के लिए इसका प्रयोग कर रहा था। ये जल्द ही एक समस्या बन जाएगी या बाद में, इससे पहले कि यह बदतर हो जाए और किसी और के लिए समस्या बन जाए, इससे तुरंत निपटना होगा। मुझे इसका एक हिस्सा याद है, एलिजाबेथ ने याद करते हुए कहा। उसने इसे हर्मिस में सुनाया था। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हाल ही में हर्मिस के संपर्क में आया था। मुझे बस इतना याद है कि उसने घूमना, आत्मा, निर्माता और अनुग्रह शब्दों का उपयोग किया था। निर्माता, सच्चा निर्माता। कई भूमिगत रहस्यवाद उत्साही कई गुप्त संगठनों द्वारा पूजनीय इस प्राचीन इकाई में विश्वास करते हैं। हाँ, एक इकाई जो 1000 साल पहले 5वें युग के शुरुआती चरणों के दौरान प्रकट हुई थी। क्लेन ने उसके विचार के बीच सिर हिलाया और कहा, सेलेना के जागने के बाद उससे पूरे मंत्र के बारे में पूछना याद रखें, फिर मुझे बताने का अवसर ढूंढे। ठीक है, एलिजाबेथ ने बिना किसी आपत्ति के उत्तर दिया। लेकिन उसने थोड़ी उलझन महसूस करते हुए तुरंत पूछा, मिस्टर मोरेटी, आप खुद उससे क्यों नहीं पूछते? मैं मेलिसा को यह नहीं बताना चाहता कि मुझे रहस्यवाद पसंद है। क्या आप इसे गुप्त रखने में मेरी मदद कर सकते हैं? क्लेन ने बदले में पूछा। एलिजाबेथ ने अपने होंठ चिबाए, उसकी आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं, मेलिसा रहस्य की बजाय मशीनों को प्राथमिकता देती है। उसे वृत्ति से अधिक तर्क पसंद है। क्लेन ने अपनी टोपी अपनी छाती के सामने रखी और सज्जनतापूर्वक झुक गया। आपकी समझ के लिए धन्यवाद।
जहां तक सेलेना की बात है तो आप जानते हैं कि वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो रहस्य छिपा सके। अधिक सटीक वर्णन यह है कि वह दूसरों के साथ रहस्य साझा करना पसंद करती है। एलिजाबेथ ने सहमति व्यक्त की। क्लेन ने अपनी टोपी लगाई और कहने से पहले एक पल के लिए सोचा। सेलेना के जागने के बाद उसे यह बताना याद रखे कि वह अचानक बेहोश हो गई और उसका दर्पण टूट गया। मुझे लगता है कि उसकी याददाश्त शायद उस बिंदु पर बंद हो गई जब उसने जादुई दर्पण भविष्यवाणी शुरू की थी। एलिजाबेथ को सिर हिलाते हुए देखकर उन्होंने एक बार फिर कठोर अभिव्यक्ति की और कहा, याद रखें, चाहे ये भविष्यवाणी हो या अन्य रहस्यवाद अनुष्ठानों की कोशिश हो, साथ रूढ़िवादी देवताओं के अलावा किसी अन्य इकाई से प्रार्थना न करें। आपको तुरंत उन प्रकार के मंत्रों को जला देना चाहिए और उन सामग्रियों को वितरित करने वाले किसी भी व्यक्ति से दूर रहें। अगर मैंने समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया होता तो सेलेना 10 मिनट में एक राक्षस या दुष्ट आत्मा में बदल गई होती और यहाँ हर कोई मारा गया होता, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। शीशे में ठंडी सेलेना। एलिजाबेथ को क्लेन ने अभी जो कहा था उसके बारे में कोई संदेह नहीं था। उसने लंबे समय तक डर के साथ आह भरी और कहा, मैं समझती हूँ और मुझे याद रहेगा। मैं भी सेलेना पर नजर रखूंगा। ठीक है, जाओ और सेलेना का ख्याल रखो। क्लेन ने अपना काला बेत उठाया और सीढ़ी की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह चला उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने पास से एक पैसा निकाला, दाहिने हाथ से उसे हवा में उछाला। सेलेना अब ठीक है, सेलेना अब ठीक है। ... क्लेन ने तुरंत विवरण दोहराया, फिर गिरते हुए सिक्के को पकड़ लिया। उसने जॉर्ज तृतीय का चेहरा ऊपर की ओर देखा। ये स्पिरिट डाउजिंग का सरलीकरण नहीं था, इसके बजाय ये स्वप्न भविष्यवाणी का सरलीकरण था। उस समय क्लेन ने आत्मा की दुनिया का दौरा करने के लिए कॉगिटेशन की मदद से खुद को नींद की स्थिति में डाल दिया था। सिक्के के चित और पट एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थे। प्रमुखों ने पुष्टि का प्रतिनिधित्व किया जबकि पूंछों ने असहमति का संकेत दिया। बढ़िया, अब सब कुछ ठीक है। क्लेन ने खुशी से अपनी उंगलियों से कांसे का सिक्का घुमाया। यह एक सरलीकरण था जिसे केवल एक दृष्टा ही पूरा कर सकता था। ... एलिजाबेथ क्लेन की पीठ को घूर रही थी और उसने उड़ते हुए सिक्के को देखा, इससे पहले कि उसने उसे पकड़ लिया। जब क्लेन सीढ़ियों से नीचे गायब हो गया तभी वह शयनकक्ष में प्रवेश करने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि सेलेना फर्श पर सो रही है और उसके बगल में दर्पण के टुकड़े टूटे हुए हैं। उसने अपनी सांसें रोक ली और दबे पांव कमरे में चली गई और शीशे के टुकड़ों को देखने लगी। उसने सुनिश्चित किया कि बर्फ जैसी ठंडी सेलेना अब मौजूद नहीं थी, इसके बजाय टुकड़े छत को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उफ़! पूरी तरह से शांत होकर मेलिसा ने राहत की लंबी सांस ली। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह सेलेना को बिस्तर पर नहीं ले जा सकी। इसके बजाय उसने उसे जगाया। एलिजाबेथ, मुझे क्या हुआ? क्या मैं नशे में था? सेलेना ने कमजोरी से पूछा। उसकी आंखों की चमक काफी फीकी पड़ गई थी जबकि उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। एलिजाबेथ ने एक पल के लिए सोचा और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं सेलेना, तुम्हें कुछ हुआ है। तुम्हारी जादुई दर्पण भविष्यवाणी ने एक दुर्भावनापूर्ण इकाई को आमंत्रित किया है। क्या ऐसा है? एलिजाबेथ की मदद से सेलेना कमजोर होकर बिस्तर तक पहुंची। उसने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए कहा, मुझे बस इतना याद है जब मैंने जादुई दर्पण भविष्यवाणी शुरू की थी। एलिजाबेथ ने आधा सच बताया, अनुष्ठान के दौरान आप बिल्कुल अलग व्यक्ति थे। दर्पण में आप वास्तविक जीवन में आपसे बिल्कुल अलग थे। मैं बहुत डर गई थी। आपको आश्चर्यचकित करने का बहाना बनाते हुए मैंने तुम्हें शयनकक्ष में लाया, इससे पहले कि मैंने तुम्हारा दर्पण छीन लिया और उसे कालीन पर बिखेर दिया। उसके बाद तुम बेहोश हो गए। धन्य हो देवी, अब आप ठीक हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। सेलेना ने बुदबुदाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सेलेना ने जितना अधिक याद करने की कोशिश की उसका दिमाग उतना ही खाली होता गया और उसे उतना ही अधिक डर लगने लगा। अवचेतन रूप से उसने अपनी मेज पर नजर डाली और देखा कि वस्तुओं का स्थान स्पष्ट रूप से भिन्न था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेलेना ने याद करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे काले सूट और टोपी पहने एक आदमी की हल्की सी याद ही आ सकी। वह मजबूत या लंबा नहीं था लेकिन उसकी पीठ सीधी थी। सेलेना, एलिजाबेथ ने गंभीरता से कहा, जब मैं ताबीज खरीदने के लिए भूमिगत बाजार में गई तो मेरी मुलाकात एक रहस्यवाद विशेषज्ञ से हुई। उन्होंने कहा कि हमें साथ रूढ़िवादी देवताओं के अलावा किसी भी इकाई से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम निश्चिंत हो जाएंगे विपत्ति को आमंत्रित करने के लिए। मुझसे वादा करो, अब ये प्रयास मत करो। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने जो किया वह तुम्हें बचा सकता है। सेलेना बेसुध होकर डर गई थी। उसने आश्चर्य से सिर हिलाया। अब और नहीं, मैं इसे दोबारा कभी नहीं आजमाऊंगा। और आपके रहस्यवाद के मंत्रों का क्या मतलब है? अगर मुझे रहस्यवाद विशेषज्ञ से दोबारा मिलने का मौका मिला तो मैं उनसे आपके लिए पूछूंगी, एलिजाबेथ ने लापरवाही दिखाते हुए पूछा। सेलेना ने अपनी कनपटी को रगड़ा और कहा, आत्मा जो इस दुनिया का चक्कर लगाती है, सच्चे निर्माता की कृपा, आंखें जो भाग्य को देखती हैं। ... नल नल नल। क्लेन ने सिलवटों को चिकना किया और सीढ़ियों से नीचे चलते हुए अपने कपड़ों पर लगी धूल को थपथपाया। उसके बाद उसने अपनी टोपी उतार दी और धीरे से लंबी डाइनिंग टेबल पर लौट आया। सेलेना के भाई क्रिस ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, आप कहाँ गए थे? लगभग 10 मिनट हो गए हैं। क्लेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाथरूम में, फिर ऊपर महिलाओं से परिचित होने के लिए। क्रिस ने हंसते हुए प्रशंसा की, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। उसके लाल बाल और छोटा कद था जो उनके परिवार में चलता था। वह सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहनता था और उसका व्यक्तित्व काफी अच्छा था। वह एक असाधारण वकील थे। यदि तुम्हें पता होता कि मैंने तुम्हारी बहन को ऊपर से बेहोश कर दिया है तो तुम ऐसा नहीं कहोगे। क्लेन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हम केवल अकादमिक चर्चा में लगे हुए थे। रहस्यवाद के क्षेत्र में। उसने अपनी टोपी नीचे रख दी और अपनी सीट पर लौट आया। नया दौर शुरू होते ही उसे अपने 2 कार्ड प्राप्त हुए। अपने कार्ड के कोने को पलटते हुए उसने हुकुम के राजा और हीरे के इक्के को देखा। ऐसा लगता है जैसे मैं भाग्यशाली हो गया हूँ। क्या यह अच्छा काम करने का बदला है? क्लेन ने अपना दांव लगाने की तैयारी में एक सिक्का निकाला। चूंकि हनास ने जानबूझकर सेलेना को जादू टोना नहीं बताया, इसलिए मुझे तत्काल कैप्टन को इसकी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निम्नलिखित राउंड में अपनी सतर्क खेल शैली जारी रखी, केवल तभी दांव लगाया जब उनका हाथ अच्छा था। उन्होंने धोखा देने का कोई जोखिम नहीं उठाया और ज्यादा जीत हासिल नहीं की। 10:30 बजे जब खेल खत्म हुआ तो उसने 6 पेंस जीत लिए थे। मैंने 2 सोली और 8 पेंस जीते। बेंसन अपने हाथ में नोट और सिक्के लेकर इधर उधर घूम रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पोकर में विशेषज्ञ होंगे, क्लेन ने हंसते हुए प्रशंसा की।
नहीं, मैं अक्सर नहीं खेलता, लेकिन मुझे पता है कि यह बातचीत के समान है। आपको अपने कार्ड छिपाने होंगे और लोगों को डराने या लुभाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने से पहले उनके पास मौजूद छिपे हुए कार्डों का पता लगाना होगा। बेंसन उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था जब उसने मेलिसा और बाकी लोगों को दूसरी मंजिल से नीचे आते देखा। अब घर जाने का समय हो गया है, क्लेन ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए अपनी बहन और उसकी सहेलियों पर नजर डालते हुए कहा। उसके सिर में तेज दर्द बना रहा। उसके बाद क्लेन एक बार फिर बाथरूम में गया और अवसर का लाभ उठाते हुए एलिजाबेथ के पास से गुजरा और पूरा जादू प्राप्त कर लिया। अपने भाई बहनों के पास लौटकर वह मुस्कुराया और कहा, ओह ठीक है, मुझे अचानक कुछ याद आया। मुझे कुछ समय के लिए कंपनी में वापस जाना होगा। क्या हम पहले जॉटलैंड स्ट्रीट जाएंगे? ये जल्दी होगा। यह क्या है? बेंसन ने लापरवाही से पूछा। मेलिसा ने गंभीर भाव से अपने भाई की ओर देखा क्योंकि उसे लगा कि आज रात क्लेन का व्यवहार भी अजीब था। वास्तव में यह एलिजाबेथ और बाद में सेलेना के व्यवहार से थोड़ा अधिक सामान्य लग रहा था। क्लेन ने हंसते हुए कहा, दस्तावेज के विवरण में से एक में गलती थी और मैंने पहले ही अपने सहकर्मियों को सूचित कर दिया था कि कल सुबह कंपनी में जल्दी पहुंचने पर मैं इसे उन्हें सौंप दूंगा। इसलिए मैं या तो इसमें अभी संशोधन कर सकता हूं क्योंकि यह रास्ते में है, या कल सुबह कम से कम आधे घंटे पहले उठ सकता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैंने पहले वाला काम करना चुना है। कोई आश्चर्य नहीं। मुझे दुख हो रहा था कि आपका मन खेल में नहीं था, इसलिए आप वास्तव में काम के बारे में सोच रहे थे। बेंसन मुस्कुराया, अचानक प्रबुद्ध हो गया। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे कहना चाहिए, ताश के खेल ने आपको सोचने में मदद की। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। मेलिसा ने दूसरी ओर देखा और अपनी सगाई की झालरें ठीक की। चूंकि ट्रक और ट्रैकलेस दोनों सार्वजनिक गाड़ियों के संचालन का समय बीत चुका था, इसलिए तीनों भाई बहनों ने पास की गाड़ी किराए पर लेने से पहले अपने मेजबानों को विदाई दी। 45 मिनट के लिए इसकी कीमत 200 ली थी। बेंसन ने धीमी आवाज में शिकायत की, मैंने सुना है कि हर गाड़ी चालक जो अपनी गाड़ी किराए पर लेता है वह हास्यास्पद शुल्क जोड़ता है। उसने पहले जीते गए अधिकांश पैसे का उपयोग ड्राइवर को भुगतान करने के लिए किया था। क्लेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह बहुत स्वीकार्य है। आखिरकार लगभग 11 बज गए हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैंने सोचा कि हम वास्तव में अन्य मेहमानों के साथ गाड़ी साझा कर सकते हैं। 45 मिनट हमें कई स्थानों पर ले जा सकते हैं। बेंसन ने खिड़की से बाहर अन्य लोगों को देखा जो एक के बाद एक गाड़ियां किराए पर ले रहे थे। मुझे पता है, राइड शेयरिंग। क्लेन ने अपनी चांदी जड़ित छड़ी के ऊपरी हिस्से को रगड़ा और कहा, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अन्य ग्राहकों को हो सकती है। बेंसन, क्या आपने देखा कि वे इसकी बहुत परवाह करते हैं? उनकी छवि और सम्मानजनक दिखने से मुझे लगता है कि यह मध्यम वर्ग के बीच आम बात हो सकती है। बेंसन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, वुड परिवार जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक खर्चीला था। हालांकि वुड का साप्ताहिक वेतन केवल 4 पाउंड प्रति सप्ताह है। सम्मानजनक दिखना मध्यम वर्ग के लोगों और के बीच सबसे बड़ा अंतर हो सकता है घुंघराले बालों वाले बबून। क्या आपको घुंघराले बालों वाले लेंगूरों से कोई शिकायत है? क्लेन लगभग हंसते हुए बोला। मेलिसा उनकी चर्चा में शामिल नहीं हुई। उसने सीट ली और समय समय पर क्लेन का आकार लिया। उसकी निगाहें उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। दोपहिया घोड़ागाड़ी अंधेरी शांत सड़क पर तेजी से यात्रा कर रही थी। वे केवल 12 मिनट में जॉटलैंड स्ट्रीट पर पहुंच गए। यहाँ मेरे लिए रुको, 5 मिनट। ये 5 मिनट से अधिक नहीं होगा, क्लेन ने जोर देकर कहा। उसने अपनी टोपी लगाई, अपनी छड़ी पकड़ी और गाड़ी से उतर गया। चूंकि गाड़ी चालक दूरी के बजाय समय के आधार पर चार्ज कर रहा था, इसलिए चालक को इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। 10 सेकंड के भीतर दरवाजा खुल गया। लियोनार्ड मिशेल बनियान और शर्ट में उनके सामने आए। आप आज रात ड्यूटी पर नहीं हैं? लियोनार्ड ने उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर इशारा किया। क्लेन सप्ताह में केवल एक बार चार्नेस गेट के लिए गार्ड ड्यूटी पर था। उन्होंने बाकी समय के लिए नियमित कार्यसूची बनाए रखी। जहां तक रात में होने वाली आपात स्थितियों का सवाल है तो उन्हें उन स्लीपलेस लोगों द्वारा निपटाया जाएगा जिन्होंने रात का आनंद लिया था। हालांकि दिन में केवल 2 से 3 घंटे की नींद लेने से गंजापन और स्मृति हानि हो सकती है। जब भी वह इस बारे में सोचता, क्लेन अपने मन में कप्तान डन स्मिथ का उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाता। मुझे कुछ रिपोर्ट करनी है, उसने सरलता से उत्तर दिया। कोई मिशन है? लियोनार्ड ने एक तरफ हटते हुए लापरवाही से पूछा। जब क्लेन ने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया तो उसने डन को अपने काले विंडब्रेकर में बाहर आते देखा। उसकी भूरी आंखें हमेशा की तरह काली थीं। कैप्टन, मुझे अलौकिक से जुड़ी एक घटना का पता चला। मुझे विवरण दो, डन ने सीधे पूछा। क्लेन ने पहले की पूरी कहानी बताई और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह ... तो मुझे लगता है कि हनास विंसेंट की जांच करने की आवश्यकता है। उस समय उनका मानना था कि चूंकि जादुई दर्पण भविष्यवाणी द्वारा आमंत्रित दुष्टिकाय ने कोई आपदा नहीं पैदा की थी और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वह अत्यधिक खतरे में थे। इसका मतलब ये था कि इकाई को शायद अभी भी अधिक समय की आवश्यकता है। ये समय से पहले सेलेना को जगाना या उस पर कब्जा नहीं करना चाहता था, इसलिए जब तक उसके लक्ष्य उजागर नहीं हुए, दुष्टिकाय ने स्थिति का निरीक्षण करना चुना। ऐसी परिस्थितियों में एलिजाबेथ के लिए सेलेना को धोखा देकर शयनकक्ष के प्रवेश द्वार तक ले जाना कठिन नहीं था। तुमने अच्छा किया। इससे पहले कि बुरी आत्मा उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर ले, तुमने मौके का फायदा उठाया। डन ने अपना सिर हल्के से उठाया और कहा, आइए हम आगे की जांच का ध्यान रखेंगे। आप आराम करने के लिए घर लौट सकते हैं। क्लेन ने राहत की सांस ली और हंसा। मैंने सोचा था कि आप इसे मेरा दीक्षा मिशन बनाएंगे और मुझसे इसे अकेले पूरा कराएंगे। एलिजाबेथ ने उसे जो मंत्र दिया था उससे हनास विंसेंट निश्चित रूप से खतरनाक था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए पहले से ही एक दीक्षा मिशन मौजूद है। अपमानित लियोनार्ड बगल में हंसे। क्या? क्लेन हैरान था। डन ने मुस्कुराते हुए अपनी शांत आवाज में समझाया, आज रात लगभग 7 बजे पुलिस स्टेशन ने हमें एक मामले के बारे में बताया। हमारे प्रारंभिक आकलन से कोई खतरा या तात्कालिकता नहीं लगती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आप इसे कल स्वयं ही पूरा करेंगे। ठीक है, मामले के बारे में मत पूछो। आज रात अच्छे से आराम करो और अपना दिन मंगलवार या बुधवार को बंद कर लो। कैप्टन, ऐसा करने से केवल मेरी नींद प्रभावित होती है। साथ ही सोमवार की दोपहर वह समय है जब टेरो सभा होती है। क्या मुझे जस्टिस और द हैंडमैन को स्थगन अधिसूचना भेजने की आवश्यकता है? क्लेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। फिर उन्होंने विदा ली और चले गए।
सीढ़ी से बाहर निकलते ही उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाकर उस गाड़ी की ओर देखा जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। उसने केवल मेलिसा को खिड़की से चुपचाप उसे देखते हुए देखा। जब उन्होंने नजरें मिलाईं तो मेलिसा ने अचानक दूसरी ओर देखा और ठीक से बैठ गई। क्लेन के मुंह का कोना हिल गया और वह गाड़ी में चढ़ गया, ये दिखाते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं था। लाल चांद और शुद्ध रात्रि आकाश के नीचे गाड़ी तेजी से एक सड़क के बाद दूसरी सड़क पर चली गई। जब वे घर लौटे तो क्लेन ने बेंसन को नहाने के लिए बाथरूम दे दिया, जबकि वह मेलिसा के बेडरूम में गया और 2 बार खटखटाया। मेलिसा, जो दूसरे बाथरूम का उपयोग करने की योजना बना रही थी, ने दरवाजा खोला और अपने भाई को संदेह से देखा। मेलिसा, क्या आपके पास कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहेंगी? मुझे पता है आप पूछेंगे, क्लेन ने सीधे पूछा। चुपचाप मुझे देखते मत रहो। बोलते समय मेलिसा के होंठ कांपने लगे और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्लेन, तुमने एलिजाबेथ के साथ क्या किया? वह थोड़ी उदास लग रही थी। और बाद में सेलेना भी बहुत अजीब व्यवहार करने लगी। क्लेन ने अपना उत्तर तैयार कर लिया था। क्या आप जानते हैं कि एलिजाबेथ और सेलेना रहस्यवाद के प्रति उत्साही हैं? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे समझाया नहीं जा सकता। मेलिसा ने क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद गंभीरता से उत्तर दिया। जो कुछ भी स्पष्ट लगता है वह इस तथ्य के कारण है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह पर्याप्त है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्लेन ने अपराध बोध से अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैंने भी एक बार ऐसा ही सोचा था, जब तक कि मैंने सफलतापूर्वक मृत्यु को स्वीकार नहीं कर लिया। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, रहस्यवाद में हर्मीज शामिल है, वह भाषा जो विशेष रूप से प्राचीन पूजा समारोहों और प्रार्थनाओं के लिए उपयोग की जाती है। एलिजाबेथ जानती थी कि मैं इसमें अच्छा हूँ। ये भीतर है, आखिरकार यह एक इतिहासकार का क्षेत्र है, इसलिए उसने मुझसे संबंधित शब्दों के उच्चारण और उनके वास्तविक अर्थों के बारे में पूछा। मेलिसा ने हल्के से सिर हिलाया, जो उसके भाई के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का संकेत था। ये दोनों पक्षों की उनकी समझ के अनुसार हुआ। बाद में एलिजाबेथ और सेलेना अजीब क्यों हो गईं, मुझे वास्तविक कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्लेन ने पहले खुद को तस्वीर से हटाया, फिर उसने कहा, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ। आप इसका अनुमान लगाने में कामयाब रहे। मेलिसा सदमे में चिल्ला उठी। क्लेन ने अपना हाथ उठाया और अपने होठों को थपथपाया। एलिजाबेथ ने जो पूछा था उसकी सामग्री से मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हर्मीज के कुछ शब्द भविष्यवाणी के साथ साथ बुरी संस्थाओं की पूजा से संबंधित थे। हाँ, जब सेलेना ने जादुई दर्पण भविष्यवाणी की थी तो क्या उसने हर्मीज में पाठ किया था? उसने अपनी बहन को ऐसी स्थितियों से सावधान रहने की याद दिलाने के लिए सक्रिय रूप से इसे उठाया। ये और भी बेहतर होगा यदि वह सेलेना और एलिजाबेथ से संपर्क तोड़ दे। हाँ, मेलिसा ने देरी के बाद उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि एलिजाबेथ और सेलेना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे। फिर क्लेन ने जानबूझकर पूछा, चूंकि सेलेना के जादुई दर्पण भविष्यवाणी में एक दुष्ट अवैध विश्वास शामिल था, शायद एलिजाबेथ को सेलेना की गलती की आलोचना करने और उसे सुधारने का मौका मिला जब उसने स्पष्ट किया, मुझे सेलेना द्वारा प्रयुक्त हर्मीज का वास्तविक अर्थ पता है। मुझे ऐसा लगता है मेलिसा को इस निष्कर्ष पर संदेह नहीं हुआ क्योंकि उसने स्वयं भी यही निष्कर्ष निकाला था। क्लेन ने यह देखकर राहत की सांस ली कि उसने बातचीत के प्रवाह को सफलतापूर्वक निर्देशित कर दिया है। भविष्य में ये सबसे अच्छा होगा यदि आप सेलेना को अपनी मान्यताओं को रूढ़िवादी में रखने की सलाह दें। फिर उसने एक पुजारी की तरह अपनी छाती पर 4 जगह थपथपाई। हाँ, मैं करूंगा, मेलिसा ने दृढ़ निश्चय लगते हुए उत्तर दिया। और एलिजाबेथ और सेलेना को हमारी कटौती के बारे में या उन चीजों के बारे में न बताएं जो मैंने कही है। मैंने वास्तव में एलिजाबेथ से आपको न बताने का वादा किया था, क्लेन ने जोर देकर कहा। ठीक है, मेलिसा ने हल्के से सिर हिलाया। ... सोमवार सुबह 8 बजे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में क्लेन ने अपनी टोपी उतारी और रोजन और ब्रेट का अभिवादन किया। कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने कैप्टन डन स्मिथ के कार्यालय में प्रवेश किया। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और इधर उधर देखा। उसे अचानक झटका लगा क्योंकि डन का चेहरा काफी पीला पड़ गया था और उसकी भूरी आंखें सामान्य अंधकार के बिना धुंधली दिख रही थी। क्या हुआ, हनास विंसेंट? क्लेन ने चिंता और सदमे से पूछा। डन ने अपना माथा रगड़ा, कॉफी का एक घूंट लिया और कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हनास विंसेंट मर गया। उसे समय से पहले किसने मार डाला? क्लेन हाथ में बेत लेकर डन के सामने बैठ गया। डन ने तुरंत जवाब नहीं दिया लेकिन आह भरते हुए कहा, लियोनार्ड और मैं कल रात हनास विंसेंट की तलाश में गए थे। चूंकि उसके सामान्य व्यवहार में कोई असामान्य लक्षण नहीं दिखे और उसके घर में कुछ भी अजीब नहीं था, इसलिए मैंने उसके सपनों में प्रवेश करने का फैसला किया सुराग ढूंढने के लिए। उसके सपने में उसकी आंखों में डर दिखा। जब डन ने खुद को 2 बार दोहराया तभी उसने कहा, उसके सपने में मैंने एक क्रॉस देखा, एक विशाल क्रॉस जिसने आकाश को धुंधला कर दिया। पर वहां विशाल क्रूज पर एक नग्न व्यक्ति को काले कीलों से ठोका गया था और उसकी भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई थी। उसे उल्टा लटका दिया गया, उसका सिर झूमर की तरह नीचे लटका दिया गया। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे। ऐसा दृश्य देखकर मैं होश खो बैठा। मैंने हनास विंसेंट का सपना देखना छोड़ दिया और जब मैं उठा तो लियोनार्ड ने मुझे बताया कि हनास की नींद में ही मौत हो गई है। विशाल क्रॉस, उल्टा लटका हुआ, खून के धब्बों से सना हुआ आदमी। ये सच्चे निर्माता की कुछ कहानियों के समान है जिन पर कुछ छिपे हुए संगठन विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें काफी अंतर भी है। क्लेन ने बनाया संदेह में कटौती। सच्चे निर्माता में विश्वास करने वाले कुछ छिपे हुए संगठन केवल पिछली 2 या 3 शताब्दियों में सामने आए थे, जैसे अरोरा ऑर्डर और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर। हालांकि पिछले हजारों वर्षों में ऐसे चित्रण कभी गायब नहीं हुए थे। डन ने फिर अपना माथा रगड़ा। हम इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। जहां तक आपकी बात है, आगे बढ़ें और पहले अपना दीक्षा मिशन पूरा करें। क्लेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा मिशन क्या है। डन ने जोर देकर कहा, कुछ भी खतरनाक नहीं है। मैंने कम से कम खतरे का कोई संकेत नहीं देखा है। यह एक ऐसा मामला है जो हमें गोल्डन इंडस के पुलिस विभाग द्वारा भेजा गया था। प्रसिद्ध परोपकारी सर डेविविले पिछले 1 महीने से असामान्य उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। चाहे वह उनके अंगरक्षक हो, उनके द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्ड हो या पुलिस, उनमें से कोई भी नहीं अपराधी को ढूंढने में सक्षम है। इंस्पेक्टर टोर, जो इस मामले के प्रभारी हैं, को संदेह है कि इसमें ब्यूडर शक्तियां शामिल हैं और इस प्रकार उन्होंने मामला हमें सौंप दिया। मैंने दूसरे दिन सर डेविविले को पुस्तकालय में देखा और पाया कि वह उदास और सुस्त महसूस कर रहे थे।
तो यह उत्पीड़न का नतीजा था। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, ये किस तरह का उत्पीड़न है? अभी तक कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई गई है, इस प्रकार उत्पीड़न को खतरनाक नहीं माना जाएगा। सर डेविविले को हर रात कराहने और रोने की आवाज सुनाई देती है, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे टिंगन हो या नहीं। इससे उनकी नींद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। डन ने नोटों को अपने हाथों में पलटा। उसने एक मनोचिकित्सक को दिखाया है और अपने नौकरों से यह पुष्टि करने के लिए कहा है कि यह कोई भ्रम नहीं है। यह पुष्टि करने के बाद कि